स्वागत है आपका दोस्तों। मैं मनीष स्कैन इंस्टीट्यूट से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। आज का जो लेक्चर होगा वो क्विज के ऊपर होगा। यहाँ हमने आपसे 40 से 41 क्वेश्चन डिस्कस कर रखे हैं। हम क्वेश्चंस की थ्योरीज में नहीं जाएंगे। बेसिकली हमने क्वेश्चन की सॉल्विंग प्रैक्टिस जो होती है, सॉल्विंग टेक्निक्स जो होती है, वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर रखा है कि ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करें, ऑप्शंस को कैसे चेक करें, या फिर प्रॉपर मेथड को कैसे हम अप्लाई करें, शॉर्ट ट्रिक कहाँ पे एप्लीकेबल होगा। रीजनिंग में अगर कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं कि ए बी के बगल में नहीं बैठ सकता है तो इसका मतलब बी के बगल में भी ए नहीं आएगा। ठीक है, तो इन सब चीजों का हमने एप्लीकेशंस इस क्वेश्चंस के थ्रू कर रखा है। तो आपको करना क्या है, पेन और कॉपी लेके बैठिए। जैसे भी आपके स्क्रीन पे नए क्वेश्चंस आते हैं उसको खुद से सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, उसको खुद से सॉल्व कीजिए और फिर हमारा सॉल्यूशन देखिए। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्विज। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे दे रखा है, इन अ रेयर कॉइन कलेक्शन देयर इज 1 गोल्ड कॉइन फॉर एवरी 3 नॉन गोल्ड कॉइन्स। ठीक है, तो गोल्ड कॉइन्स कितने हैं और नॉन गोल्ड कॉइन्स कितने हैं, 1:3 के रेशियो में। तो क्विज में बेसिकली क्वेश्चन आप सॉल्व कैसे करते हो, जो भी दे रखा है स्टूडेंट्स को फटाफट हम यहाँ पे लिखते चले जाएंगे और उससे देखेंगे कि कुछ कंक्लूजन ड्रॉ कर पा रहे हैं या नहीं, या फिर कुछ ऑप्शंस एलिमिनेट हो रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो उसके बाद इसने क्या बोला, 10 मोर गोल्ड कॉइन्स आर एडेड टू द कलेक्शन। 10 मोर गोल्ड कॉइन्स हम कलेक्शन में ऐड कर देते हैं। चलिए गोल्ड कॉइन्स अब 10 हो गया। ठीक है, और दे रखा है देन रेशियो ऑफ गोल्ड कॉइन्स टू नॉन गोल्ड कॉइन्स वुड बी 1:2। मतलब अब जो नया रेशियो है वो क्या हो जाएगा, 1/2। नया रेशियो क्या हो जाएगा, 1/2। अब हमने दे रखा है गोल्ड कॉइन इज टू नॉन गोल्ड कॉइन कितना है, 1/3। ठीक है, तो इसको भी निकाल लेते हैं, G इक्वल्स टू 1/3 NG। या फिर अगर उल्टा लिख दें तो G इक्वल्स 3G इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, NG आ जाएगा। इस 3G को उठा के यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए, NG के जगह 3G को उठा के रिप्लेस कर दीजिए। तो G प्लस 10 डिवाइडेड बाय NG की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, 3G निकाली थी। 3G इज इक्वल्स टू 1/2। इसको जब सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 2G प्लस 20 इज इक्वल्स टू 3G। तो G की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2G प्लस 20 इज इक्वल्स टू 3G। 2G उधर चला जाएगा, 3G माइनस 2G G बच जाएगा। तो G की वैल्यू कितनी आ जाएगी, G की वैल्यू हमारे पास 20 आ जाएगी। तो G की वैल्यू अगर हमारे पास 20 आ गई, तो NG की वैल्यू क्या आएगी, नॉन गोल्ड कॉइन्स की वैल्यू क्या आ जाएगी। NG यहाँ पे नॉन गोल्ड कॉइन्स को डिनोट करता है, तो NG की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 टाइम्स G। तो NG क्या हो जाएगा हमारा, 3 into 20 विच इज इक्वल टू 60। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 60 प्लस 20 क्या हो जाएगा हमारा आंसर, 80 हो जाएगा। क्या होगा आंसर 80? नहीं। क्यों नहीं होगा? तो हमने आपसे काफी सारे क्वेश्चंस में बोल रखा है, हमने आपसे काफी सारे सेशंस में बोल रखा है कि रीड द क्वेश्चन केयरफुली। आखिर क्वेश्चन पूछा क्या है उसको हम पढ़ते हैं। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने इन द कलेक्शन नाउ बिकम्स, मतलब 10 गोल्ड कॉइन ऐड करने के बाद का कलेक्शन, 10 गोल्ड कॉइन ऐड करने के बाद टोटल कलेक्शन कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने होंगे उसका हमें निकालना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 60 प्लस 20 80 प्लस 10 90। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, 90। तो ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, गार्डनर हैज 1000 प्लांट्स, ही वांट्स टू प्लांट देम इन सच अ वे दैट द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स रिमेन्स द सेम। मतलब इस स्क्वायर फील्ड में अगर आपको 1000 प्लांट करने हैं तो नंबर ऑफ रोज 1 2 3 4 ऐसे x रोज है, 1 2 3 4 ऐसे x कॉलम्स होने चाहिए। मतलब रोज और कॉलम्स दोनों बराबर होने चाहिए, ऐसा बोल रखा है क्वेश्चन में। रिमेन्स द सेम, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स दैट ही नीड्स मोर फॉर दिस पर्पस। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर। अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर है तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स क्या हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर। तो हमें क्या देखना होगा, 1000 के आसपास का ऐसा नंबर जो कि जिससे हम उसका स्क्वायर रूट निकालें तो हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम 1000 का स्क्वायर रूट निकालें, तो कैसे निकालेंगे, इन प्लेसेस को 2 2 करके मार्क कर लिया, यहाँ पे 3 लिख दिया, तो 3 3 9 हो गया, ये बच गया 1, ये दोनों 0 उतर के नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे हम क्या ऐड कर देंगे, जो क्वोशंट आया ये 6 हो जाएगा। अब क्या चीज से डिवाइड होगा, 100,
61 से अगर हम डिवाइड करें तो 61 1 100, यहाँ पे क्या आ जाएगा 31, 61 यहाँ पे लिख देंगे, हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा 39। ठीक है, तो 31 जो हमारा क्वोशंट आया, इसको अगर हम स्क्वायर करें, 31 को अगर हम स्क्वायर करें तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 31 इंटू 31, तो यहाँ पे 31 आ जाएगा और ये 39, हमारा आंसर आ जाएगा 961। लेकिन गार्डनर के पास कितने प्लांट्स हैं 1000, इसका मतलब क्या हो गया कि 1000 प्लांट्स तो उसे प्लांट करने ही है, उसके अलावा और उसके पास कितने चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी वही पूछा है, दैट ही नीड्स मोर फॉर दिस पर्पस, मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट दैट ही नीड्स मोर फॉर दिस पर्पस। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद का स्क्वायर देखेंगे, मतलब हमने 31 का स्क्वायर निकाल लिया है, तो नेक्स्ट स्क्वायर किसका निकालना होगा 32 का स्क्वायर निकालना होगा। तो आप जब 32 का स्क्वायर निकालोगे तो क्या आ जाएगी आपकी वैल्यू 1024। तो 1024 विल बी टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स, 1000 इसके पास ऑलरेडी है, तो इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 24। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 24। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ सम ऑफ ₹700 हैज टू बी यूज्ड टू गिव 7 क्रैश प्राइजेस और टू द स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस इफ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। ठीक है, 7 प्राइस देने हैं और हर एक प्राइस जो है, जैसे पहला प्राइस अगर x है तो दूसरा प्राइस उससे 20 रुपया कम है। तो मान लेते हैं फर्स्ट प्राइस क्या हो जाएगा x, सेकेंड क्या हो जाएगा x माइनस 20, थर्ड क्या हो जाएगा x माइनस 40, फोर्थ क्या हो जाएगा x माइनस 60, फिफ्थ क्या हो जाएगा x माइनस 80, सिक्स्थ क्या हो जाएगा, सिक्स्थ प्राइस x माइनस 100 और सेवेंथ प्राइस क्या हो जाएगा x माइनस 120। तो टोटल जो प्राइस का अमाउंट था वो हमने लिख लिया। नेक्स्ट क्या बोला है कि टोटल जो सम है इनका क्या सम है 700, तो इनको ऐड कर दो। तो x कितनी बार आया 1 2 3 4 5 6 और 7, तो टोटल अगर हम इन प्राइजेस को ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 7x। ठीक है, और इस साइड क्या आ जाएगा 20 प्लस 40 60, 60 60 120, 120 प्लस 80 200, 200 प्लस 100 300, 300 प्लस 120 इज 300 प्लस 120 इज 420। तो 4x माइनस 420 और इसका सम कितना आना चाहिए 100, क्योंकि इसी को डिवाइड किया गया है सारे प्राइजेस में, विच इज इक्वल्स टू 700। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 100 और x की वैल्यू आ गई 160। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है, देन व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ द प्राइस। लीस्ट वैल्यू ऑफ द प्राइस कौन सा होगा, ये लास्ट वाला हो जाएगा। तो 160 हमारा x का वैल्यू आएगा और सेवेंथ प्राइस का दाम क्या हो जाएगा 160 माइनस 120 विच इज इक्वल्स टू 40। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आउट ऑफ 120 एप्लीकेशंस फॉर अ पोस्ट 70 आर मेल एंड 80 हैव ड्राइवर्स लाइसेंस। 120 एप्लीकेशंस है, ठीक है, इसमें कितने मेल हैं 70 मेल है, तो इसका मतलब फीमेल कितनी हो जाएगी 50 फीमेल हो जाएंगी, और इनमें से 80 लोगों के पास लाइसेंस है और बच कितने गए 40 लोगों के पास लाइसेंस नहीं है, नो लाइसेंस। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द मिनिमम टू मैक्सिमम नंबर ऑफ मेल्स हैविंग ड्राइवर लाइसेंस। एक तो मैक्सिमम और मिनिमम नंबर ऑफ मेल्स का रेशियो पूछा गया है जिनके पास लाइसेंस हो। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेल्स क्या हो सकते हैं जिनके पास लाइसेंस हो, तो टोटल कितने लोगों के पास लाइसेंस है 80। ठीक है, टोटल कितने लोगों के पास लाइसेंस है 80, इसमें मैक्सिमम मेल्स कितने हो सकते हैं, जो ये मैक्सिमम नंबर आपको दे रखा हो, जो मैक्सिमम नंबर आपको दे रखा हो वही तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेल्स होंगे जिनके पास लाइसेंस होगा। अगर मेल्स ही 70 हैं तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा ना कि 80 मेल के पास लाइसेंस आ जाएगा, मैक्सिमम तो 70 लोगों के पास ही आ सकता है ना, 70 मेल के पास ही लाइसेंस आ सकता है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेल्स हैविंग ड्राइविंग लाइसेंस क्या हो जाएगा, मैक्सिमम नंबर क्या आ जाएगा 70 आ जाएगा। मिनिमम नंबर देख लेते हैं, तो टोटल कितने लोगों के पास लाइसेंस है 80 लोगों के पास लाइसेंस है। ठीक है, इसमें कुछ फीमेल्स होंगी कुछ मेल्स होंगे। अब हमें मेल्स के नंबर को मिनिमाइज करना है और फीमेल्स के नंबर को मैक्सिमाइज करना है। तो फीमेल्स के नंबर को अगर मैक्सिमाइज करना है तो टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी है 50, तो 50 के 50 को लाइसेंस दे दो और जो बच जाएंगे
जो बच जाएंगे उनको फिर जो 30 बच गए वो मेल्स होंगे, फिर उनको लाइसेंस मिल जाएगा। तो मिनिमम नंबर ऑफ मेल्स कितना आ जाएगा? मिनिमम क्या आ जाएगा? 30। 30 कैसे आया? 80 माइनस 50, मतलब 50 फीमेल को हमने पूरे लाइसेंस दे दिया, ठीक है, और बच कितने गए? 30। वो 30 लाइसेंस किसको मिलेंगे? मेल्स को मिलेंगे। तो मिनिमम नंबर ऑफ मेल्स कितने आ जाएंगे? 30। रेशियो क्या पूछा है? मिनिमम टू मैक्सिमम, मतलब मिनिमम टू मैक्सिमम का अगर रेशियो लें 30/70, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 3:7, 3:7 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ गैरिसन देयर वाज अ फूड फॉर 1000 सोल्जर्स। 1000 सोल्जर के लिए कितने दिन का फूड था? 1 मंथ। अगर 1 मंथ आपको मेंशन नहीं किया रहता है तो हम बाय डिफॉल्ट इसे 30 डेज मानते हैं। ठीक है, देयर वाज फूड फॉर 1000 सोल्जर्स फॉर 1 मंथ, मतलब टोटल फूड की क्वांटिटी क्या हो जाएगी? टोटल फूड की क्वांटिटी क्या हो जाएगी? 1000 इंटू 30, इतनी है टोटल फूड की क्वांटिटी। आफ्टर 10 डेज, आफ्टर 10 डेज ये इनिशियल है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? आफ्टर 10 डेज 1000 मोर सोल्जर्स ज्वाइन द गैरिसन, मतलब 1000 सोल्जर और आ गए। तो टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स कितने हो गए? आफ्टर 10 डेज, आफ्टर 10 डेज, आफ्टर 10 डेज दो चीजें होंगी। क्या होगा? 10 दिन में कुछ खाना तो खत्म हुआ होगा ना। ये खाना कितने दिन का है? ये खाना कितने दिन का है? 30 दिन का है। 10 दिन में कितना खाना खत्म हुआ होगा? आफ्टर 10 डेज खाना कितना खत्म हुआ होगा 10 दिन में? तो 1000 इंटू 10, इतना खाना खत्म हो गया होगा, ठीक है। बचा कितना खाना होगा? तो दिस माइनस दिस, इतना खाना फिनिश हो गया है। बचा कितने है हमारे पास? बचा कितना है? दिस माइनस दिस, टोटल इतना था, 10 दिन में इतना खाना खत्म हो गया। तो रिमेनिंग क्या हो जाएगा? रिमेनिंग फूड, रिमेनिंग फूड क्या हो जाएगा? दिस माइनस दिस, तो 30 माइनस 10, 20 इंटू 1000 हो जाएगा। ठीक है, अब रिमेनिंग फूड ये है आपका, रिमेनिंग फूड ये है 20 इंटू 1000, और बोल क्या रखा है? 1000 मोर सोल्जर्स ज्वाइन द गैरिसन, 1000 लोग और आ गए। तो पहले से 1000 थे, 1000 और आ गए, तो टोटल कितने हो गए? इन फूड को कितने लोगों को कंज्यूम करना है? टोटल इन फूड को कितने लोगों को कंज्यूम करना है? 2000 लोग को, 1000 पहले से थे, 1000 और आ गए, तो 1000 से ये चला जाएगा, 2 से 10 बच जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? रिमेनिंग फूड कितने दिन के लिए लास्ट करेगा? 10 डेज। रिमेनिंग फूड कितने दिन के लिए लास्ट करेगा? 10 डेज। क्वेश्चन क्या पूछा है? हाउ लॉन्ग वुड बी द सोल्जर्स बी एबल टू कैरी ऑन विद द रिमेनिंग फूड, मतलब रिमेनिंग फूड कितने दिन के लिए लास्ट करेगा? रिमेनिंग फूड हमने देखा था 20 इंटू 1000 था, रिमेनिंग फूड 20 इंटू 1000 था। टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स कितने थे? 1000 पहले के थे, 1000 और आ गए, तो रिमेनिंग फूड कितने दिन के लिए लास्ट करेगा? टोटल फूड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पर्सन, तो 2000 से हमने डिवाइड कर दिया, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 10 डेज। तो रिमेनिंग फूड विल लास्ट फॉर 10 मोर डेज। अगर इसमें अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करता है, यहाँ पे एग्जामिनर क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा चेंज करता, वो ये पूछता कि आप ये बताइए जो टोटल फूड था वो टोटल कितने दिन के लिए यूज हुआ, वो टोटल कितने दिन के लिए यूज हुआ, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? रिमेनिंग पीरियड 10 दिन प्लस इनिशियल जो 10 दिन हमने फूड खाया वो, तो टोटल हमारा आंसर उस केस में क्या हो जाएगा? 20 डेज। ठीक है, तो हमने ये क्वेश्चन देखा और इस क्वेश्चन का वेरिएशन देखा कि अगर आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर कुछ और तरीके से पूछे कि टोटल फूड कितने दिन के लिए आप यूज करोगे, तो वो उसका आंसर 20 डेज आ जाएगा, लेकिन रिमेनिंग फूड कितने दिन में खत्म होगा उसका आंसर 10 डेज आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, अ टैंक फुल पेट्रोल इन अरुण्स मोटरसाइकिल लास्ट फॉर 10 डेज, मतलब अरुण का मोटरसाइकिल है वो फुल है पेट्रोल से, वो 10 दिन के लिए लास्ट करता है, लेकिन उसने बोल रखा है क्वेश्चन कि इफ ही स्टार्ट यूजिंग 25% मोर एवरी डे, 25% ज्यादा पेट्रोल वो यूज करता था, मतलब पहले वो 1 लीटर यूज करता था पेट्रोल एक दिन में, अब वो 1.25 लीटर यूज करने लगा। ठीक है, तो 1 लीटर जब वो यूज करता था तो 10 दिन तक पेट्रोल चलता था, 10 दिन तक पेट्रोल चलता था। अगर 1.25 लीटर, 1 लीटर पर डे मैंने मान लिया, 1.25 लीटर अगर पर डे वो यूज करने लगेगा, तो आप ही बताइए कि उसका जो काम है वो कितने दिन तक लास्ट करेगा? 10 दिन लास्ट करेगा, उससे ज्यादा करेगा या उससे कम करेगा? ऑब्वियसली जब कंजम्पशन बढ़ गया है, जब कंजम्पशन बढ़ गया है तो जितने दिन वो पुराने कंजम्पशन पे यूज करता था उससे कम डेज में यूज करेगा। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 10 डिवाइडेड बाय 1.25।
तो इसको हमने काट दिया तो हमारा आंसर 8 डेज आ जाएगा। ठीक है, 1.25 लीटर अगर यूज करने लगे, 1.25 लीटर का मतलब क्या हो गया, 25% ज्यादा किससे, पहले वाले से। पहले अगर 1 लीटर यूज कर रहे थे तो आप 25% ज्यादा यूज करेंगे तो 1.25 लीटर यूज करेंगे। और 1.25 लीटर यूज करने लगे और पहले अगर 10 डेज यूज करते थे तो अब कौन से कितने नंबर ऑफ डेज यूज करेंगे, 8 डेज यूज करेंगे। तो इसका एक इक्वेशन होता है, क्या इक्वेशन होता है, 1 लीटर पर डे, 1 लीटर पर डे, या फिर आप x लीटर पर डे मान लो, x लीटर पर डे इंटू नंबर ऑफ डेज। तो ये कंजम्पशन था टोटल, तो ये तो कांस्टेंट रहेगी। इस केस में क्या हो गया, 25% से x बढ़ गया, तो 1.25x इंटू डेज निकालना था हमें कि कितना डेज अब लास्ट करेगा। तो x से x चला जाएगा और हमारा आंसर डायरेक्टली आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 1.25, जो कि हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया। तो डेज हमारे कितने आ जाएंगे, 8 डेज। हमारा आंसर 8 डेज हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें दे रखा है, अ पर्सन कैन वॉक अ सर्टेन डिस्टेंस एंड ड्राइव बैक इन 6 आवर्स। मतलब वो वॉक भी कर रहा है और ड्राइव भी कर रहा है। तो इसका एक इक्वेशन बना लेते हैं। अगर वो मान लो कि वॉक करके एक पर्टिकुलर डिस्टेंस गया, x डिवाइडेड बाय वॉक, वॉक को हमने w से डिनोट कर लिया। फिर क्या बोला, एंड ड्राइव्स बैक, x डिवाइडेड बाय ड्राइव को d लिख दिया हमने। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है, 6 आवर्स। किया क्या हमने, डिस्टेंस मान लिया जाने का x, डिस्टेंस मान लिया हमने जाने का x, और उसकी स्पीड से हमने मान ली w। अगर वॉक कर रहा है तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, w मैंने मान ली। तो जाने का टाइम क्या हो जाएगा, x बाय w, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। लौटने का टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितना था x और ड्राइव करने की स्पीड कुछ d होगी, तो लौटने का टाइम क्या हो जाएगा, x डिवाइडेड बाय d इक्वल्स टू 6। मतलब h डिवाइडेड बाय d, लौटने का टाइम क्या हो जाएगा, h डिवाइडेड बाय d, और टोटल टाइम क्या हो जाएगा, ये टाइम प्लस ये टाइम। अगर इसको हम t1 टाइम लिख दें, इसको हम t2 टाइम लिख दें, तो टोटल टाइम हमारे पास क्या दे रखा है, 6। अब नेक्स्ट पढ़िए, ही कैन ऑल्सो वॉक बोथ वेज इन 10 आवर्स। अब बोल रखा है कि वो दोनों साइड 10 घंटे में वॉक कर सकता है। मतलब अगर वो w स्पीड से वॉक कर रहा है, तो अगर वो जाए और वापस आए तो टोटल टाइम उसको लगेगा 10 आवर्स। ठीक है, उसकी भी इक्वेशन लिख लेते हैं। तो x बाय w जो टाइम होगा जाने में, और लौटने में क्या टाइम होगा, अगर वो वॉक करके ही वापस आ रहा है, अब वो ड्राइव करके वापस नहीं आ रहा है, अब वो वॉक करके ड्राइवर वापस आ रहा है, तो फिर से x बाय w हो जाएगा। ये जाने का टाइम हो जाएगा, ये लौटने का टाइम हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, टोटल टाइम इज इक्वल्स टू 10। तो आप देख सकते हैं इनको अगर हम ऐड करें, 2x बाय w इज इक्वल्स टू 10, तो x बाय w की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 5 आ जाएगी। x बाय w की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो इस 5 को अगर हम यहां पुट करें, तो ये 5 आ जाएगा, ये x बाय d है, 5 उधर चला जाएगा, तो 6 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 1। तो हाउ मच टाइम विल ही टेक टू ड्राइव बोथ वेज, मतलब बोथ वेज पूछा है। एक डायरेक्शन का x बाय d की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, इसकी वैल्यू क्या आ गई थी, 5 को हमने यहां रखा, 5 उधर गया, तो x बाय d की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 आवर। तो x बाय d क्या है, x बाय d क्या था, लौटने का टाइम जब वो ड्राइव करके आता है। ठीक है, तो वो एक बार ड्राइव करके जस्ट वापस आता है, तो उसका टाइम है 1 आवर। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मच टाइम विल ही टेक टू ड्राइव बोथ वेज, मतलब जाना भी ड्राइव करके है और लौटना भी ड्राइव करके है। तो लौटने का टाइम अगर 1 घंटा है तो जाने का भी टाइम 1 घंटा होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 आवर इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 2 आवर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 आवर्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में क्या है कि आपको दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, और इसके बेसिस पे आपको ये ड्रॉ करना है कि इनमें से कौन से कंक्लूजन है जो आप डेफिनेटली 100% श्योरिटी के साथ बोल सकते हो कि अगर ये दो स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं, तो ये कंक्लूजन्स, इन कंक्लूजन्स में से हम कौन सा कंक्लूजन 100% श्योरिटी के साथ बोल सकते हैं, भाई ये कंक्लूजन तो आएगा ही आएगा। तो दोस्तों, जो सिलोजिज्म टॉपिक होता है, इसमें जो स्टेटमेंट्स और कंक्लूजन हम ड्रॉ करते हैं, इसके कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, वो रूल्स क्या होते हैं, इसको हमने डिटेल में जब सिलोजिज्म का जो चैप्टर है उसमें कवर रखा है। यहां पे हम डायरेक्टली उस रूल को अप्लाई करेंगे और अपना आंसर लेके आएंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या रूल्स होते हैं। ठीक है, और कौन कौन सा रूल्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं। तो पहला स्टेटमेंट दे रखा है, सम कैट्स आर डॉग। तो सम कैट्स आर डॉग एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट क्यों है, क्योंकि इसमें कोई भी नो या नॉट का टर्म नहीं है। और जब भी कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट आता है तो यहाँ पे डॉग के पहले एक हिडन वर्ड लिखा होता है।
क्या हिडन वर्ड लिखा होता है? सम लिखा होता है। ठीक है, ये क्यों आता है, कैसे आता है, इसको हमने डिटेल में सिलोजिज्म वाले चैप्टर में डिस्कस कर रखा है, तो वहां पे आप देख सकते हैं उसको कि क्या क्यों आता है ये सम, ऑल या नो फिर क्यों नहीं आता, वहां पे हमने इसको डिटेल में डिस्कस कर रखा है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? ऑल डॉग्स आर रैट्स। ऑल डॉग्स आर रैट्स क्या है? ये एक भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है। पॉजिटिव स्टेटमेंट क्यों है? क्योंकि नो या नॉट का टर्म इसमें नहीं है, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो यहां पे हिडन वर्ड क्या आ जाएगा? सम आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए कंक्लूजन्स देखना शुरू करते हैं। तो पहला कंक्लूजन किसके किसके बीच में है? डॉग्स और कैट्स के बीच में है। तो डॉग्स और कैट्स कहां कहां है हमारे स्टेटमेंट में? स्टेटमेंट 1 में है। स्टेटमेंट 1 में कैट्स यहां पे है और डॉग्स यहां पे, और दे रखा है सम डॉग्स आर कैट्स। ठीक है, तो अगर इस डायरेक्शन में हम स्टेटमेंट को पढ़ें, इस डायरेक्शन में स्टेटमेंट पढ़ें, तो दे रखा है सम कैट्स आर डॉग्स। तो सिलोजिज्म टॉपिक में हम जब उल्टा स्टेटमेंट को पढ़ रहे हैं तो हमको हिडन वर्ड यूज करके स्टेटमेंट को पढ़ना होगा। तो हम क्या पढ़ सकते हैं इस स्टेटमेंट को? सम डॉग्स आर कैट्स, सम डॉग्स आर कैट्स। तो सम डॉग्स आर कैट्स जो कंक्लूजन है वो आप, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। उसी तरह अगर दूसरा कंक्लूजन देखें, वो डॉग्स और रैट्स के बीच में। दूसरा कंक्लूजन डॉग्स और रैट्स के बीच में है। तो डॉग्स और रैट्स के बीच में कौन सा स्टेटमेंट है? कौन सा स्टेटमेंट है? स्टेटमेंट नंबर 2। ठीक है, तो क्या दे रखा है? ऑल डॉग्स आर रैट, ऑल डॉग्स आर रैट्स। तो ऑल को हम क्या पढ़ सकते हैं? ऑल को क्या हम पढ़ सकते हैं? सम पढ़ सकते हैं। अब क्यों पढ़ सकते हैं, ये हमने डिटेल में सिलोजिज्म टॉपिक में डिस्कस कर रखा है दोस्तों। तो आपको अगर यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि ऑल को हम सम क्यों पढ़ते हैं, तो वो चैप्टर, वो वीडियो आप देखिए। वहां पे आप जब पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपके सारे डाउट्स जो है ना इस टॉपिक से रिलेटेड, सिलोजिज्म टॉपिक से रिलेटेड, वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे और कोई भी डाउट आपको आगे नहीं आएगा और आपके सारे सवाल जो एग्जाम्स में वो सही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली उसको यूज कर लेते हैं, डायरेक्टली यूज कर सकते हैं कि ऑल को हम क्या पढ़ सकते हैं? सम। ठीक है, तो ऑल को अगर हम सम पढ़ सकते हैं तो ऑल डॉग्स आर रैट्स को हम क्या पढ़ सकते हैं? सम डॉग्स आर रैट्स। तो सम डॉग्स आर रैट्स भी हमारा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सम रैट्स आर डॉग्स। ठीक है, ऑल डॉग्स आर रैट्स हमने सामने डायरेक्शन में पढ़ लिया, ऑल को हम क्या पढ़ सकते हैं? सम पढ़ सकते हैं, तो हमारा ऑप्शन 2 भी सही हो गया। अब उल्टे डायरेक्शन में हम क्वेश्चन को पढ़ें, क्या हो सकता है? सम रैट्स आर डॉग्स, मतलब उल्टे डायरेक्शन में अगर स्टेटमेंट को पढ़ें तो सम रैट्स आर डॉग विल बी अ कंक्लूजन। तो क्या दे रखा है यहाँ पे? सम रैट्स आर डॉग, तो ये भी कंक्लूजन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है रिलेशनशिप पूछ रखी है कैट्स और रैट्स में। कैट्स कौन से स्टेटमेंट में है? स्टेटमेंट 1 में है। रैट्स किससे स्टेटमेंट में? स्टेटमेंट 2 में है। तो इन दोनों में आपस में रिलेशनशिप कैसे आएगा? तो आपस में रिलेशनशिप लाने के लिए इन दो स्टेटमेंट्स को हमें ऐड करना पड़ता है। तो हम ऐड कैसे करते हैं? ठीक है, उसके रूल्स क्या होते हैं? तो ये भी हमने डिटेल में सिलोजिज्म चैप्टर में दोस्तों कवर कर रखा है। आप उसको ध्यान से देखिए, पूरा वीडियो देखिए, आपके सारे ही डाउट वहां पे क्लियर हो जाएंगे। तो यहां पे हम डायरेक्टली रूल्स को अप्लाई करते हैं और यूज करते हैं। ठीक है, तो ये दो स्टेटमेंट्स में डॉग्स जो है दोनों में कॉमन वर्ड है, और कॉमन वर्ड है तो उसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। कॉमन वर्ड को कैंसिल आउट करने की भी रूल्स होते हैं, वो क्या होते हैं वो भी हमने डिटेल में डिस्कस कर रखा है। यहां पे हम डायरेक्टली उसको कैंसिल आउट करते हैं। ठीक है, तो कैट्स और रैट्स के बीच में हमें रिलेशनशिप निकालनी है, कैट्स और रैट्स के बीच में हमें रिलेशनशिप निकालनी है, और कॉमन वर्ड हमारा क्या है? डॉग है, और यहां पे भी डॉग ही है, मतलब इन दोनों स्टेटमेंट मिला के यहां पे भी डॉग है और यहां पे भी डॉग है, तो हमारा कॉमन वर्ड क्या आ जाएगा? डॉग आ जाएगा। हमने सिलोजिज्म टॉपिक में पढ़ रखा है कि जब भी डॉग के पहले, मतलब जब भी कॉमन वर्ड के पहले ऑल या नो आता है, ऑल या नो आता है किसी भी पोजीशन पे, या तो यहां ऑल आ जाए या तो यहां नो आ जाए, या तो यहां ऑल आ जाए या तो यहां नो आ जाए, या फिर यहां ऑल आ जाए यहां सम आ जाए, या फिर यहां ऑल आ जाए या फिर वहां सम आ जाए। ठीक है, तो किसी भी पोजीशन पे या तो यहां ऑल या फिर नो का टर्म आ जाता है, या फिर दोनों ही जगह ऑल या नो का टर्म आ जाए, तो हम इन दो कॉमन वर्ड्स को कैंसिल आउट कर सकते हैं। और एक बार जब कॉमन वर्ड कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास क्या बच गया? ये वाला स्टेटमेंट। अब पढ़ लेते हैं, सम कैट्स आर रैट्स, सम कैट्स आर रैट्स। तो सम कैट्स आर रैट्स जो हमारा ऑप्शन है ये भी सही हो जाएगा। और उल्टे डायरेक्शन में अगर पढ़ें, सम रैट्स आर कैट्स, सम रैट्स आर कैट्स, तो सम रैट्स आर कैट जो ऑप्शन दे रखा है ये भी सही हो जाएगा। तो पांचों ही कंक्लूजन इस केस में सही हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो रहा है इस टॉपिक में, तो आप हमारा सिलोजिज्म वाला जो लेक्चर है उसको पूरा डिटेल में देखें। हमने डिटेल में डिस्कस कर रखा है वहां पे कि कौन सा स्टेटमेंट किस समय पे यूजफुल होगा, क्या क्या रूल्स फॉलो करके आप आंसर ला सकते हैं,
हमने सारे रूल्स को वेन डायग्राम से एक्सप्लेन भी कर रखा है। वहां पे जो भी हमने यूज कर रखा है, जो भी रूल हमने वहां पे यूज कर रखा है, उसको हमने वेन डायग्राम से एक्सप्लेन कर रखा है। और आप ये भी देखेंगे कि ये तो नॉर्मल स्टेटमेंट से हो गए, हमने यहाँ 2 स्टेटमेंट्स को जोड़ा। उस चैप्टर में हमने 3 स्टेटमेंट्स को भी जोड़ के देख रखा है कि 3 स्टेटमेंट्स अगर आपके पास आ गए तो उनको जोड़ के आप क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो। उस चैप्टर में हमने और भी देखा है कि उन 3 स्टेटमेंट्स को जोड़ने में क्या क्या आपके एक्सक्लूजन्स होते हैं या क्या क्या आपके एक्सेप्शंस होते हैं, वो भी हमने डिटेल में देख रखा है। पॉसिबिलिटी के क्वेश्चंस आ गए तो वो कैसे सॉल्व होंगे, ओनली अगर आपको दे रखा हो तो वो कैसे सॉल्व होंगे। ठीक है, तो पूरा डिटेल में हमने उस लेक्चर में डिस्कस कर रखा है सिलोजिज्म टॉपिक, तो आप उसको देखिए और उसको देखने के बाद आपके सारे ही डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, ये 4 फिगर दे रखे हैं और पूछ रखा है कि जो 5th फिगर होगा, मतलब अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो पूछ रखा है कि 5th फिगर दिखने में कैसा होगा। तो चलिए इसको एनालाइज करते हैं। मैंने जानबूझ के यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रखा है क्योंकि आपको थोड़ा ना विजुअलाइजेशन भी होना चाहिए कि आखिर हो क्या रहा है। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड तो वेल एंड गुड, ठीक है, वो क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लोगे, लेकिन थोड़ा सा जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, अभी तो आपका कोई एग्जाम तो यहाँ पे हो नहीं रहा, आप तो यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, तो जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो चीजें दिमाग में होनी चाहिए कि हाँ भाई ये भी पैटर्न हो सकता है। तो इसलिए हमने ऑप्शन यहाँ पे आपको नहीं दिया है, तो डायरेक्ट हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी 5th एलिमेंट आपको पूछा जाता है तो आप क्या करते हो, 5th एलिमेंट पूछा जाता है तो आप क्या करते हो, आप फिगर्स को तोड़ते हो, फिगर्स को तोड़ते हो। फिगर्स का तोड़ने का क्या मतलब हो गया ना, आप एक एक एलिमेंट उठाओ और देखो कि उसके साथ क्या हो रहा है। पहला ट्राइंगल है, दूसरा एलिमेंट क्या है, एरो है, तीसरा एलिमेंट क्या है, प्लस है, तीसरा एलिमेंट क्या है, प्लस है। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल को देखते हैं। तो ट्राइंगल ये रहा, ट्राइंगल का जो दूसरा फिगर है वो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे टिल्ट होता है और ऐसा हो जाता है। इस पॉइंट पे टिल्ट होता है, इस पॉइंट पे टिल्ट होता है और ये ऐसा हो जाता है। ठीक है, इस पॉइंट पे टिल्ट होता है और ये ऐसा हो जाता है। सेकंड फिगर वैसा बना। थर्ड फिगर क्या है, थर्ड फिगर क्या है, इस पॉइंट पे टिल्ट हो रहा है, इस वाले पॉइंट पे टिल्ट हो रहा है थर्ड फिगर, मतलब ये पॉइंट पे ये ऐसे टिल्ट हो रहा है, ये ऐसे टिल्ट हो रहा है। सिर्फ ट्राइंगल को देखिएगा, सिर्फ ट्राइंगल को देखिएगा तो ऐसे टिल्ट हो रहा है। और फोर्थ फिगर क्या है कि ट्राइंगल वापस बेस पे आ गया, ट्राइंगल वापस बेस पे आ गया। ठीक है, तो 5th फिगर में ट्राइंगल कैसा रहेगा, 5th फिगर में ट्राइंगल कैसा रहेगा, तो जैसा सेकंड फिगर है वैसा रहेगा। क्यों, क्योंकि ट्राइंगल वापस बेस पे आ गया है 4th फिगर में। पहला और 4th फिगर का सिर्फ ट्राइंगल देखें, पहला फिगर में ट्राइंगल कैसा है, ऐसा है। ठीक है, 4th फिगर में ट्राइंगल कैसा है, ऐसा है। तो पहला और 4th फिगर का रिलेशन तो सेम आ गया। तो नेक्स्ट केस कैसा बनना चाहिए, जो 5th फिगर आएगा यहां पे वो कैसा दिखना चाहिए, सेकंड फिगर के ट्राइंगल के जैसा, सेकंड फिगर के ट्राइंगल के जैसा, मतलब कुछ ऐसा टिल्टेड होगा। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसा टिल्टेड। ठीक है, आपके ऑप्शन में एक ट्राइंगल ऐसा आएगा जो कि इस पॉइंट से टिल्टेड रहेगा। ट्राइंगल का तो काम हो गया। नेक्स्ट देखते हैं प्लस साइन। प्लस साइन टॉप में आया, उसके बाद इस पॉइंट पे आया, उसके बाद इस पॉइंट पे आया। टॉप में था, नेक्स्ट में यहां पे आ गया। टॉप में था प्लस का साइन, नेक्स्ट में यहां पे आ गया। ये पोजीशन कौन सी है, ये वाली। थर्ड फिगर में कैसा है, प्लस का साइन इस पॉइंट पे आ रहा है, थर्ड फिगर में प्लस इस पॉइंट पे आ रहा है, और फोर्थ फिगर में वापस टॉप पे चला गया, फोर्थ फिगर में वापस टॉप पे चला गया। तो नेक्स्ट फिगर में वो कहां पे आएगा, इसके बाद वाले वर्टिसेस पे आएगा। तो नेक्स्ट फिगर में अगर ये टॉप पॉइंट है तो प्लस साइन कहां आएगा, यहां आ जाएगा। ठीक है, अब एरो का डायरेक्शन देख लेते हैं। तो एरो एक बार बॉटम है, टॉप, बॉटम, टॉप, तो नेक्स्ट फिगर में कहां आएगा, बॉटम। तो एरो कैसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। तो जो 5th फिगर होगा आपका, जो 5th फिगर होगा वो देखने में ऐसा दिखेगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। इसमें कुछ नहीं करना है, सारे एलिमेंट्स को तोड़ने हैं और सारे एलिमेंट्स का मूवमेंट देखना है, उससे आपका आंसर आ जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो जो अगला क्वेश्चन है इसमें भी 4 फिगर्स दे रखे हैं आपको, 4 फिगर्स दे रखे हैं आपको, और आपको बताना है कि 5th फिगर दिखने में कैसा होगा। यहां भी मैंने जानबूझ के आपको ऑप्शंस नहीं दिए हैं कि आप खुद से ड्रॉ करो, ताकि आपको चीजें यहां पे आप प्रैक्टिस करो कि आपके दिमाग में रहे कि हाँ भाई ये भी एक पैटर्न हो सकता है। तो इस फिगर को हम डिस्कस करते हैं। तो ये थोड़ा ट्रिकी सा सवाल है, इसमें हो क्या रहा है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो पहले फिगर में कुछ ये दे रखा है आपको, नेक्स्ट फिगर ऐसा बन रहा है। इसमें हो क्या रहा है, जो सेकंड वाला फिगर जो है वो मूव किया, सेकंड वाला फिगर मूव किया। आप देख रहे हो एरो यहां पे आ गया,
और जो थर्ड वाला एलिमेंट है, थर्ड वाला, ये इसको 1 2 3 मान लें, इसको 1 2 3 मान लें, तो सेकंड फिगर में हो क्या रहा है, 2 और 3 शिफ्ट हो गए, ठीक है, 2 और 3 शिफ्ट हो गए। आप देख सकते हो, इसको अगर 1 मान लिया था हमने, इसको 2 मान लिया था, इसको 3 मान लिया था, तो 2 यहां आ गया, 3 यहां आ गया, और 1 के साथ क्या हुआ, 1 के साथ क्या हुआ, 1 यहां तो आ तो गया 1, लेकिन क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये फ्लिप हो गया, 180 डिग्री से फ्लिप हो गया। तो रिलेशनशिप हमें पता चल गई कि दो एलिमेंट अपने लेफ्ट की तरफ आएंगे और जो थर्ड एलिमेंट जो राइट में शिफ्ट होगा वो 180 डिग्री से फ्लिप हो जाएगा, ठीक है। तो क्या ये स्टेटमेंट इसके लिए भी वैलिड है, क्या स्टेटमेंट इसके लिए वैलिड है, वेरीफाई कर लेते हैं। अब इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में अगर मान लीजिए इसको हम पूरा फिगर को फिर से एक फ्रेश फिगर मान लें, एक नया फिगर मान लें, इसको भूल जाइए कि ये क्या हुआ, इसको हम फिर से एक नया फिगर मान लें और एलिमेंट को नंबर दे दे 1 2 और 3। एलिमेंट को हमने क्या नंबर दे दिया, 1 2 और 3। अब क्या देख सकते हो, 2 और 3 फिर से मूव कर रहा है। 2 और 3 कौन से हैं, ये वाले और ये वाले। तो 2 कहां से आ गया, 2 मूव करके यहां पे आ गया, 2 मूव करके एक्सट्रीम लेफ्ट पे आ गया, तो 2 मूव करके एक्सट्रीम लेफ्ट पे आ गया। 3 कहां आ गया, 3 बीच में आ गया। और जो लास्ट वाला जो था, ये जो एलिमेंट था जिसको राइट मोस्ट साइड में आना था, वो क्या हो गया, 180 डिग्री से फ्लिप हो गया। एरो अगर ऐसा था तो 180 डिग्री से ये फ्लिप होके ऐसा बन गया। इसका मतलब ये हुआ हमने जो पैटर्न रिकॉग्नाइज किया है वो सही रिकॉग्नाइज किया। अब डायरेक्टली फोर्थ स्टेटमेंट को देखते हैं और अपना आंसर लेके आते हैं। तो फोर्थ स्टेटमेंट में क्या है, ये अगर आपका एलिमेंट 1 है, ये एलिमेंट आपका 2 है और ये एलिमेंट आपका 3। अब सारे सर्कल्स को भूल जाइए, अब लास्ट फिगर पे हम खाली फोकस कर रहे हैं। 2 और 3 को शिफ्ट करेंगे और 1 को 180 डिग्री से रोटेट कर देंगे। तो 2 और 3 को अगर शिफ्ट करें, 2 और 3 एलिमेंट को शिफ्ट करें तो क्या हो जाएगा, एरो ये हो जाएगा। अगर 2 और 3 को शिफ्ट करें, 2 और 3 को शिफ्ट करें तो एक्सट्रीम लेफ्ट में क्या आ जाएगा, एरो आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद थर्ड वाला एलिमेंट आ जाएगा आपका बीच में। और जो ये एलिमेंट था, जो एलिमेंट 1 था, वो एक्सट्रीम राइट जाके 180 डिग्री से फ्लिप हो जाएगा। एक्सट्रीम राइट जाके 180 डिग्री से फ्लिप हो जाएगा। तो एक्सट्रीम राइट गया और इसका फिगर कैसा आ रहा था, ऐसा आ रहा था। 180 डिग्री से फ्लिप करने के बाद कैसा आएगा, उल्टा एल बन जाएगा। तो हमारा जो फिफ्थ फिगर होगा कुछ ऐसा होगा देखने में, ठीक है दोस्तों। यहां पे भी हमने वही किया जो पिछले क्वेश्चन में किया था। हर एक एलिमेंट को हमने एनालाइज किया कि उस एलिमेंट का मूवमेंट कैसा हो रहा है, ठीक है। और एज अ होल हमने एनालाइज किया कि वो एलिमेंट जा किधर रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी सा था, इसलिए मैंने इसमें ऑप्शंस भी नहीं डाले थे ताकि आप खुद से सोच सको कि आखिर हो क्या रहा है, आखिर क्वेश्चंस में हो क्या रहा है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है, एक्स मैन वर्किंग एट अ कांस्टेंट स्पीड डू अ सर्टेन जॉब इन वाई डेज, ठीक है। एक्स लोग हैं और वाई डेज हैं, ठीक है, और वो किसी वर्क को कर रहे हैं। तो हमने इसको टाइम एंड वर्क वाले अपने वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है कि इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या होता है, टाइम और वर्क के बीच का रिलेशन क्या होता है, ठीक है। मतलब टाइम और नंबर ऑफ मेन के बीच का रिलेशन क्या होता है। आदमी ज्यादा है तो एक काम को काम करने में कम लगेगा। आदमी अगर कम है तो उसी काम को कंप्लीट करने में ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, x is proportional to 1/y। x is proportional to 1/y। अगर x 1/y के प्रोपोर्शनल है तो इसको क्या हम लिख सकते हैं, xy इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो xy अगर कांस्टेंट हो गया तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब बाकी लोग बोलेंगे भाई मुझे तो इतनी मैथ समझ में आती नहीं कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है, एलिप्स क्या होता है, पैराबोला क्या होता है। तो इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। X men working at constant speed do a certain job in Y days। X लोग हैं और Y days में काम को कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो इतना तो हम समझते हैं ना, अगर आदमी अगर ज्यादा होंगे तो समय हमें कम लगेगा। ये बेसिक कंसेप्ट तो हम जानते ही होंगे। आदमी किसी एक पर्टिकुलर काम को अगर आप कर रहे हो, उसमें एक लोग अगर उसी काम को करे तो उसे 1 घंटा लगेगा, लेकिन 2 लोग अगर उसी काम को मिलकर करें तो हो सके उसे 1 घंटा से कम टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट को यूज करते हैं। दूसरा फिगर देखते हैं, इसमें आदमी जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे टाइम भी बढ़ते जा रहा है। तो ये फिगर तो नहीं होगा क्योंकि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने हैं, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो है नहीं। आदमी बढ़ते जा रहा है और नंबर ऑफ डेज कांस्टेंट है, तो
ये भी फिगर आपका आंसर नहीं होगा। आपका आंसर इन दोनों में से कुछ एक हो सकता है। क्यों? इसमें क्या हो रहा है, अगर इस लाइन को अगर हम देखें, इस लाइन को अगर हम देखें तो इसमें क्या हो रहा है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ मेंस बढ़ रहे हैं, जैसे नंबर ऑफ मेंस बढ़ रहे हैं, जैसे इनिशियली यहां पे है नंबर ऑफ मेंस कम है, तो नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग आप यहां जाओगे, इसके करस्पॉन्डिंग आप यहां जाओगे और ये हो जाएगा। अगर मेंस के नंबर बढ़ गए, मेंस के नंबर बढ़ गए तो इसके करस्पॉन्डिंग आप यहां जाओगे, इसके करस्पॉन्डिंग आप यहां जाओगे और ये हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मेंस जब बढ़ रहे हैं तो नंबर ऑफ डेज घट रहा है। सेम चीज यहां पे हो रहा है, सेम चीज यहां पे हो रहा है। मेंस कम है तो नंबर ऑफ डेज ज्यादा लग रहा है, मेंस ज्यादा है तो नंबर ऑफ डेज कम लग रहा है। तो इन दोनों ग्राफ में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। अब देखिए यहां क्या दे रखा है, जब नंबर ऑफ मेंस 0 है, जब मतलब कोई आदमी उस काम को करने के लिए है ही नहीं, तब भी कुछ देर में वो काम कंप्लीट हो जा रहा है। यही नहीं इसका मतलब हो गया, यही तो इसका मतलब हो गया कि मेन अगर कम है मतलब 0 है तो काम कंप्लीट हो जा रहा है। तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, बिना कोई लोग हो ही नहीं और काम कंप्लीट हो जाए, तो इसका मतलब ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा और ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे 0 नहीं हो रहा है, यहाँ पे टेंड्स टू इंफिनिटी हो रहा है। अगर मेन 0 है तो वो काम करने में जो टाइम लगेगा वो इनफाइनाइट टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे तो आप वाकिफ होंगे, काफी सारे क्वेश्चन इस टाइप के आपसे पूछे जाते हैं, सारे ही एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो इसका लॉजिक क्या होगा? तो मैंने जैसा भी आपको बताया कि जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, 2 मिनट के लिए हर क्वेश्चन को पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए, सॉल्व नहीं होता है सॉल्यूशन देखिए कि इसका सॉल्यूशन क्या है, और कोशिश कीजिए कि ये टाइप की गलती आप दोबारा नहीं करेंगे। जो गलती आप ऑलरेडी कर चुके हैं उसको आप दोबारा नहीं करेंगे। ठीक है, इसी से आपका इंप्रूवमेंट जो होगा ना वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। आज अगर आप 1 पॉइंट इंप्रूव हुए तो कल 2 होंगे, कल 3 होंगे, लेकिन बेसिक यही दिमाग में रखना है कि जो गलती एक बार कर दी वो दोबारा नहीं करनी है। और दूसरी चीज, जो गलतियां आप कर रहे हो वो कोशिश करो कि यहीं पे हो जाए, मतलब जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसी समय पे वो गलतियां हो जाए, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में वो गलतियां दोबारा रिपीट ना हो। ये 2 चीजें आप ध्यान में रखो और प्रैक्टिस करते रहो क्वेश्चन। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है आपको ने तो बहुत बार देख रखा होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, तो लॉजिक लगाते हैं। 3 7, सबसे पहला लॉजिक क्या होता है कि ऐड वैड करके देख लो कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो सबसे पहले वही लगा लेते हैं। या फिर मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, बॉड मास का जो रूल होता है, बॉड मास का जो रूल होता है उसी को हम अप्लाई करते हैं। मेनली मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन से देखते हैं कि कुछ आंसर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एडिशन करके देखते हैं। तो 7 + 3 is 10, 7 + 3 is 10, 6 + 2 is 8, यहाँ पे 7 प्लस, यहाँ पे 1 + x हो जाएगा। अब इनका सम करते हैं, 7 + 3 10 + 0, तो इसका सम 10 आ जाएगा, इनका सम 10 आ जाएगा। इसका सम कितना आ जाएगा? 4 2 6 2 8 आ जाएगा, और इसका सम कितना आ जाएगा? वापस से 10 आ जाएगा। तो आपने पैटर्न ऑब्जर्व किया क्या? इन दोनों का सम जो है 3 और 7 का जो सम है वही बीच वाले नंबर का डिजिट का सम है। 3 + 7 is 10, 3 + 7 + 0 is 10, 6 + 2 is 8, 2 + 2 + 4 is also 8। उसी तरह 7 + 3 is 10, तो 1 + x कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। तो 1 + x अगर 10 है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9 हो जाएगी। तो हमारा आंसर 9 हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ रखा है, ये कुछ इस टाइप का पैटर्न दे रखा है, कुछ पैटर्न दे रखा है, और ये क्वेश्चन मार्क आपको दे रखा है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी वैल्यू आएगी ये आपको बताना है। तो इन टाइप के क्वेश्चंस के लिए हम जो नंबर्स दे रखे होते हैं ना उसके बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने का कोशिश करते हैं। तो चलिए ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 14 और 84 के बीच में कोई रिलेशनशिप है क्या? 14 और 84 के बीच में कोई रिलेशनशिप है? 14 5 का कितना होता है? 70, और 14 6 का क्या हो जाएगा? 84। तो एक रिलेशनशिप इंटू 6 करके बन रहा है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट फिगर में भी कुछ वैसा ही रिलेशनशिप बन रहा होगा। तो 18 6 अगर यहाँ पे करें, 18 6 यहाँ पे करें तो 108, मतलब 18 से अगर 81 को किसी भी फैक्टर से डिवाइड करने की कोशिश करें तो वो नहीं होगा, क्योंकि 81 जो है 18 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 12 क्या 84 को डिवाइड कर रहा है? 12 क्या 84 को डिवाइड कर रहा है? जी हाँ कर रहा है। कितना? 12 7 84, कितना? 12 7 84। मतलब इस फिगर में अगर देखें तो 12 × 7 = 84। ठीक है,
इसका फैक्टर देखते हैं, 9 9 जा 81, 9 इंटू 9 कितना आ रहा है, 81 आ रहा है। ठीक है, तो ये जो फैक्टर आया हमारे पास 7 और 9, तो क्या इसका और इसका कोई रिलेशन बन रहा है क्या, इस फैक्टर और इस नंबर का, उसी तरह ये फैक्टर और ये नंबर का कोई रिलेशनशिप बन रहा है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, और उसी तरह जो भी नंबर इस 81 को 9 से डिवाइड करने के बाद आया उसको भी इंटू 2 कर रहे हैं, तो हमें ये वाला नंबर मिल जा रहा है। उस जैसे हमने 84 को अगर 12 से डिवाइड किया तो 7 आया, 7 क्वोशिएंट अगर आया तो उसको अगर हम इंटू 2 से मल्टीप्लाई करें, तो कितना आ रहा है, 14। तो दो पैटर्न तो हमें रिकॉग्नाइज हो गए, तो उसी पैटर्न को यहां पे भी एप्लीकेबल करते हैं। तो अगर इसको देखें तो 11 इंटू 8 क्या हो जाएगा, 11 इंटू 8 क्या हो जाएगा, 88 हो जाएगा, 11 इंटू 8 88 हो जाएगा। मतलब ये वाला जो फैक्टर हमारे पास आया, इसका इसके साथ कोई रिलेशन होगा। क्या रिलेशन देख रहे हैं, 9 इंटू 2 कर दे रहे हैं, इंटू 2 यहां पे भी किया, इंटू 2 यहां पे भी किया, तो इंटू 2 यहां पे भी करना होगा, तो 18 टू क्या हो जाएगा, 16। मतलब क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16। तो 16 हमारा ऑप्शन में दे रखा है क्या, जी हाँ दे रखा है, ये 16 दे रखा है यहाँ पे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको जो भी नंबर दे रखे होते हैं उनके बीच में आपको रिलेशनशिप स्टैब्लिश करनी होती है। रिलेशनशिप आप कैसे स्टैब्लिश करते हो, सबसे पहले आप देखते हो कि वो उसका कुछ एडिशन से कुछ नंबर बन रहा है या फिर मल्टीप्लिकेशन से कुछ नंबर बन रहा है। मल्टीप्लिकेशन अगर नहीं होगा तो उसके कुछ फैक्टर्स होंगे, उस नंबर में फैक्टर्स के कुछ रिलेशंस होंगे, फैक्टर्स के रिलेशन नहीं होंगे तो स्क्वायर्स के रिलेशन होंगे या फिर क्यूब्स के रिलेशन होंगे। ठीक है, तो इस सब बातों को ध्यान में रख के इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, अगले क्वेश्चन में ना, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, आपको डाइस की पोजीशंस दे रखी होती है, और आपको एक नए पोजीशन पे बताना होता है कि चलो ये बता दो भाई कि ये नंबर है तो इसके अपोजिट में कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, अगर वो नहीं है तो उसके एडजेसेंट में कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, तो इन टाइप के क्वेश्चंस को हम डाइस वाला जो चैप्टर होगा ना रीजनिंग का, उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे इस क्वेश्चंस को हम शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करना सीखते हैं। ठीक है, वो कैसे होगा। ठीक है, तो इन टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्या करना होता है, जो भी कॉमन फेस दे रखा होता है उसे तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो और यहां पे लिख लो। हमने क्या किया, कॉमन फेस क्या, कॉमन फेस हो गया टॉप फेस, और टॉप फेस पे जो नंबर आ रहा है वो दोनों ही डाइस के पोजीशन में सेम है। टॉप फेस पे जो नंबर आ रहा है दोनों ही डाइस पोजीशन पे सेम है। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, जो भी टॉप फेस पे या नंबर दे रखा है, जो भी कॉमन फेस पे जो नंबर दे रखा है उसे हमने लिख लिया, और उसके बाद हम इस डायरेक्शन में घूमना शुरू करते हैं। आप कोई भी डायरेक्शन में घूमो, या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन जो भी डायरेक्शन में आप इस डाइस के लिए घूमना शुरू करोगे उसी डायरेक्शन में इस डाइस के लिए भी हमें घूमना होगा। तो घूमने का क्या मतलब होता है वो हम अभी देख लेते हैं। तो 3 से 2 गए, 2 से 1 गए, तो अगर इस डाइस को अगर हम ये वाला पोर्शन मान लें, इसके लिए अगर हम ये लिख रहे हैं तो क्या हो गया, 3 से 2 गए, 2 से 1 गए, 3 से 2 गए और 2 से फिर 1 चले गए। ठीक है, उसके बाद इस डाइस में भी उसी डायरेक्शन में हमें रोटेट करना होगा। उसी डायरेक्शन में अगर रोटेट हुआ और इस डाइस के लिए अगर हम ये नंबर लिखें तो 3 के बाद क्या आया, 6 आया, 3 के बाद क्या आया, 6 आया, और 6 के बाद क्या आया, 5 आया। तो ये दो पैटर्न हमारे पास बन जाता है। तो ये दो पैटर्न का सिग्निफिकेंस क्या होता है, इस दो पैटर्न का यही सिग्निफिकेंस होता है कि ये जो दो नंबर हैं आपस में अपोजिट फेस पे आएंगे, और ये दो नंबर जो हैं आपस में अपोजिट फेस पे आएंगे। मतलब 6 के अपोजिट 2 आएगा, अगर 6 यहां पे तो इसके अपोजिट फेस में, मतलब 6 के अपोजिट फेस में कौन सा फेस बनेगा, अगर यहां पे हम बनाने की कोशिश करें तो ये वाला जो फेस है ना, ये वाला जो फेस है उस साइड में पीछे की तरफ 6 के अपोजिट में क्या आएगा, 2 आएगा। उसी तरह अगर ये 5 फेस है, ये वाला जो फेस है सामने वाला, ये वाला जो फेस है, ये वाला अगर 5 का फेस है तो 5 के अपोजिट वाले फेस में, मतलब 5 के पीछे वाले फेस में क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, चलिए इस बेसिस पे हम अब देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है कि नहीं होता है। तो हमने क्या डिड्यूस किया, क्वेश्चन में पूछा गया है कि ए और बी पोजीशन पे क्या आएंगे। ए और बी पोजीशन अगर दे रहा, 5 अगर यहां पे है तो ए और बी पे क्या आएंगे। ठीक है, हमने जस्ट एक कंक्लूजन ड्रॉ किया कि 5 के अपोजिट में 1 आना चाहिए, 5 के अपोजिट में 1 आना चाहिए। ठीक है, अब यहां देख लेते हैं
यहाँ क्या दे रखा है, ए और बी कौन से पोजीशन पे है, ए और बी कौन से पोजीशन में, 5 के एडजेसेंट है, क्योंकि 5 का अपोजिट फेस कौन सा आएगा, ये वाला आएगा, 5 का अपोजिट फेस तो ये वाला आएगा ना, अगर 5 के जस्ट पीछे वाला फेस जो है वो ये वाला आएगा, लेकिन हमें पूछा कौन सा गया है, एडजेसेंट फेस ए और बी, तो 5 के अपोजिट फेस में 1 आना चाहिए, तो यहाँ एडजेसेंट फेस पूछ रखा है और 1 हम देख रहे हैं कि सारे ही एडजेसेंट फेस का आंसर दे रखा है, तो 1 तो नहीं आना चाहिए एडजेसेंट फेस में। एडजेसेंट फेस में क्या आएगा, एडजेसेंट फेस में 1 के अलावा कोई भी नंबर आ सकता है, क्योंकि हमने जस्ट अभी डिड्यूस किया कि 5 के अपोजिट फेस में 1 आना है, ठीक है, तो ये सारे ही ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 और 3, ठीक है। तो ये हमने देखा कि ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से हम कैसे अपना आंसर तुरंत ला सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की। तो दोस्तों आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ बार ग्राफ और कुछ पाई चार्ट्स दिए गए हैं, इनके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस आंसर करने हैं। तो क्वेश्चंस क्या है आपके पास, हाउ मेनी फिजिक्स प्रोफेसर्स बिलोंग टू द एज ग्रुप ऑफ 35 टू 44। तो इन सारे क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है, इन सारे क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है, तो सबसे पहले तो दे रखा है हाउ मेनी फिजिक्स प्रोफेसर, और दूसरा दे रखा है एज ग्रुप भी दे रखा है 35 44। तो पहले डेटा को देख के हमें क्या समझ में आता है, पहले डेटा को हमें देख के ये समझ में आता है कि जो नंबर है, मतलब हाउ मेनी प्रोफेसर, हाउ मेनी फिजिक्स प्रोफेसर, हाउ मेनी जो नंबर है, नंबर आपको कहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा। उसके बाद उसने क्या पूछा, एज ग्रुप, तो एज ग्रुप वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहां दे रखा है, मतलब इस क्वेश्चन में हमें दोनों ही ग्राफ्स को, दोनों ही फिगर्स को यूज करना है और अपना आंसर लेके आना है। तो देखते हैं आपका आंसर कैसे आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि एज ग्रुप 35 टू 44 में, 35 टू 44 में कितने परसेंटेज ऑफ प्रोफेसर्स, कितने परसेंटेज ऑफ फिजिक्स प्रोफेसर, तो पहले 35 टू 44 वाले एज ग्रुप में, तो 35 टू 44 एज ग्रुप में हम यहां पे जाएंगे, और इसका जो कलर शेडिंग है वो क्या है, पूरा व्हाइट, तो पूरा व्हाइट के करस्पॉन्डिंग परसेंटेज क्या आ रहा है, 40% आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये तो दे रखा है एज ऑफ फिजिक्स प्रोफेसर के हिसाब से ये पाई चार्ट डिफाइंड है, मतलब टोटल अगर 100% है, इसको डिग्री में भी हम पढ़ सकते हैं और 100% के टर्म्स में भी पढ़ सकते हैं। तो अगर हम इसको परसेंटेज के टर्म्स में पढ़ें तो पूरा सर्कल अगर 100% है तो उसका 40% इज फिजिक्स प्रोफेसर इन द एज ग्रुप ऑफ 35 टू 44, ठीक है। तो 35 टू 44 एज ग्रुप के बीच में कितने फिजिक्स प्रोफेसर हैं, 40% ऑफ द टोटल फिजिक्स प्रोफेसर, टोटल फिजिक्स प्रोफेसर। अब टोटल फिजिक्स प्रोफेसर हमें कहां से मिलेगा, टोटल फिजिक्स प्रोफेसर हमें कहां से मिलेगा, तो ये वाले ग्राफ से मिलेगा। तो टोटल फिजिक्स प्रोफेसर क्या हो जाएंगे, मेल प्लस फीमेल फिजिक्स प्रोफेसर, मतलब ये मेल्स कितने हैं, मेल फिजिक्स प्रोफेसर कितने हैं हमारे पास, 32 है, तो मेल फिजिक्स प्रोफेसर हमारे पास कितने हो गए, 32 हो गए, मेल फिजिक्स प्रोफेसर 32 हो गए। फीमेल फिजिक्स प्रोफेसर हमारे पास कितनी है, फीमेल फिजिक्स प्रोफेसर कितनी है, 8 है, फीमेल कितनी हो गई, 8 हो गई। तो टोटल फिजिक्स प्रोफेसर हमारे पास कितने आ गए, 32 प्लस 8 दैट इज 40, और हमें यूज क्या करना है इस क्वेश्चन में, 40% ऑफ द 40, ठीक है, 40% ऑफ टोटल फिजिक्स प्रोफेसर, और टोटल फिजिक्स प्रोफेसर कितने हैं, 40 हैं, तो 40% ऑफ द 40 निकाले, 40% ऑफ 40 निकाले, तो कैसे निकाला जा सकता है, 40% ऑफ 40, तो ये हम कैसे निकालते हैं, 40 यहां लिख दिया, 100 तो नीचे है ही, और इंटू 40 कर देंगे, 0 से 0 चला जाएगा, 0 से 0 चला जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 4 जा 16, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, हमारा आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन का ही कंटिन्यूएशन है, क्योंकि वही ग्राफ और आपको पाई चार्ट दे रखा है और क्वेश्चन बदल दिया गया है। अब क्वेश्चन कुछ और पूछा गया है आपसे, तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे, इस बार पूछा गया है which one of the following disciplines has the highest ratio of males to female, मतलब रेशियो जो है मेल और फीमेल प्रोफेसर का, ये हाईएस्ट किसमें है, मतलब सबसे ज्यादा किसमें। तो सबसे पहले इस रेशियो को समझते हैं। तो रेशियो ज्यादा कब होगा, रेशियो ज्यादा कब होगा, या तो इनका नंबर ज्यादा हो, या तो रेशियो कब ज्यादा होगा, या तो मेल का नंबर ज्यादा हो, या तो दूसरे केस में रेशियो कब ज्यादा होगा, या तो फीमेल का नंबर कम हो। फीमेल का नंबर अगर कम हो, या फिर उल्टे टर्म्स में मेल का नंबर अगर ज्यादा हो,
तो ये रेशियो ज्यादा हो जाएगा, ये रेशियो ज्यादा हो जाएगा। तो नंबर का गेम है, यहाँ पे नंबर का गेम है, तो नंबर का गेम के लिए हमें कौन सा ग्राफ देखना पड़ेगा, ये वाला देखना पड़ेगा। तो चलिए ग्राफ देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला और दूसरा ग्राफ को देखें, पहला और दूसरा ग्राफ को देखें, तो पहला और दूसरा ग्राफ के लिए फीमेल के जो नंबर्स हैं, फीमेल का जो नंबर है वो तो कांस्टेंट है, और मेल का जो नंबर है, मेल का नंबर फिजिक्स के लिए ज्यादा है और मैथ्स के लिए कम है। तो रेशियो क्या होगा, रेशियो जो होगा फिजिक्स के लिए ज्यादा आएगा और मैथ्स के लिए कम हो जाएगा। मतलब फिजिक्स में जो मेल टू फीमेल रेशियो होगा वो ज्यादा होगा मैथ्स से, ठीक है। अब तीन ग्राफ्स को देखते हैं, ये वाला और ये वाला। अब इनको ध्यान से देखिए, इनमें क्या है, फीमेल का जो नंबर्स है, फीमेल का नंबर्स मेल से ज्यादा है, फीमेल का नंबर मेल से ज्यादा है। अगर कोई रेशियो आपको दे रखा हो m/f, अगर f इज ग्रेटर देन m, f अगर m से ज्यादा है तो रेशियो क्या हो जाएगा, लेस देन 1, रेशियो लेस देन 1 हो जाएगा। रेशियो 1 से ज्यादा कब आएगा, रेशियो 1 से ज्यादा कब आएगा, जब m इज ग्रेटर देन f, m जब f से बड़ा है तभी तो रेशियो ग्रेटर देन 1 आएगा, ठीक है। तो जहां भी रेशियो लेस देन 1 आएगा वो हमारा ऑप्शन हो ही नहीं सकता, मतलब केमिस्ट्री तो आएगा नहीं, बॉटनी भी नहीं आएगा, साइकोलॉजी भी नहीं आएगा, ठीक है। लास्ट देख लेते हैं, तो लास्ट में भी फीमेल प्रोफेसर का नंबर तो 8 ही है, मतलब ये जो पार्ट था, फीमेल प्रोफेसर का जो पार्ट था, ये तो 8 ही है इसमें, फिजिक्स में, मैथ्स में और इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो और जो मेल्स प्रोफेसर का नंबर था वो फिजिक्स में सबसे ज्यादा था, उसके बाद नेक्स्ट जो है मैथ्स में सबसे ज्यादा है, और उसके बाद नेक्स्ट किस में है, इकोनॉमिक्स में। तो रेशियो का जो ये बनेगा, रेशियो का जो फॉर्मेट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। तो फिजिक्स में सबसे ज्यादा होंगे, फिजिक्स में सबसे ज्यादा मेल टू फीमेल रेशियो होगा, उसके बाद मैथ्स में सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद इकोनॉमिक्स में होगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा इस केस में, फिजिक्स आ जाएगा। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, फिजिक्स आ जाएगा। बिना डेटा को यूज किए हुए हमें बस ऑब्जर्व करना है, कि जो बार ग्राफ की जो लेंथ है उसके बेसिस पे हमने ये आंसर कर दिया, ठीक है। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो है, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑल साइकोलॉजी प्रोफेसर्स आर फीमेल्स। मतलब कि साइकोलॉजी के फील्ड में अगर मेल्स और फीमेल्स प्रोफेसर हैं तो फीमेल्स का परसेंटेज कितना है। तो चलिए उसको देख लेते हैं, फीमेल्स का परसेंटेज निकालना है। फीमेल्स का परसेंटेज निकालने के लिए सबसे तो पहले हमें क्या निकालना होगा, टोटल नंबर ऑफ साइकोलॉजी प्रोफेसर। जो टोटल नंबर ऑफ साइकोलॉजी प्रोफेसर क्या निकलेगा, नंबर का गेम है, तो कौन सा हमें देखना है, हम फिगर ये वाला। तो साइकोलॉजी में गए, नंबर देखा, नंबर ऑफ फीमेल प्रोफेसर कितने हैं, ये 4 और 8 के बीच में लाई कर रहा है तो 6 हो जाएंगे। नंबर ऑफ मेल प्रोफेसर कितने हैं, 4 है, नंबर ऑफ मेल प्रोफेसर 4 है, टोटल कितने हो गए, 6 + 4 10 हो जाएगा। और पूछा क्या है, व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑल साइकोलॉजी प्रोफेसर्स आर फीमेल्स। ठीक है, फीमेल्स कितनी थी, 6 थी, टोटल कितना है, 10 है। परसेंटेज कैसा निकल जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 60%। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 60%। तो 60% इज द सी ऑप्शन, हेंस सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला गया है, इफ द नंबर ऑफ फीमेल फिजिक्स प्रोफेसर्स इन द एज ग्रुप ऑफ 25 to 34 इक्वल्स टू 25% ऑफ ऑल द फिजिक्स प्रोफेसर इन दैट एज ग्रुप। ठीक है, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ मेल फिजिक्स प्रोफेसर इन द एज ग्रुप ऑफ 25 to 34। तो इसको समझते हैं, एज ग्रुप क्या है, 25 to 34। इस एज ग्रुप में 25% जो है वो फीमेल्स हैं, तो बच गया कितना, 100 - 25, 75% कौन से हो जाएंगे, मेल्स हो जाएंगे, 75% मेल हो जाएंगे। ठीक है, 25 to 34 एज ग्रुप कहां पे मिलेगा, सबसे पहले फिजिक्स प्रोफेसर का पूछा गया है। फिजिक्स प्रोफेसर्स का पाई चार्ट कौन सा है, ये वाला। उसके बाद हमने एज ग्रुप को आइडेंटिफाई किया, एज ग्रुप कौन सा था, 25 to 34, मतलब ये वाला, ये शेडेड जो है, ये शेडेड का में कौन सा आता है, 30%। उसके बाद इन्होंने बोला है इस 30% में से 25% जो प्रोफेसर हैं वो फीमेल है। ठीक है, तो 30% का क्या नंबर आएगा, 30% का क्या नंबर आएगा,
वो पहले हम कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद हम 25% उसका निकाल लेंगे। तो पूरा पाई चार्ट 100% फिजिक्स प्रोफेसर को डिनोट करता है। पूरा पाई चार्ट 100% फिजिक्स प्रोफेसर को डिनोट करता है। तो 100% फिजिक्स प्रोफेसर कितने हैं? टोटल मेल फिजिक्स प्रोफेसर प्लस फीमेल फिजिक्स प्रोफेसर। तो 100% का क्या मतलब हो जाएगा? 32 प्लस 8, 32 प्लस 8, 100% का क्या मतलब हो गया? 32 प्लस 8 कितना हो गया? 40 हो गया। तो 30% का क्या मतलब हो जाएगा? 30% का क्या मतलब हो जाएगा? 0.3 इंटू 40। तो 30% का मतलब हो गया कि टोटल जो एज ग्रुप 25 टू 34 के बीच में 12 नंबर ऑफ फिजिक्स प्रोफेसर है। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि 25 टू 34 में 25% ऐसे हैं जो फीमेल फिजिक्स प्रोफेसर है। मतलब इसका 25% जो है वो फीमेल फिजिक्स प्रोफेसर है। तो 12 का अगर हम 25% निकालें तो वो क्या हो जाएगा? 12 का अगर हम 25% निकालें तो वो क्या हो जाएगा? तो 25% को हम 1/4 लिख सकते हैं फ्रैक्शन में। 1/4 ऑफ 12 क्या हो जाएगा? 4 से 3 आ जाएगा यहाँ पे। तो नंबर ऑफ फीमेल फिजिक्स प्रोफेसर कितने हो गए? 25% का क्या वैल्यू आ गया? 3। टोटल कितने पास थे मेरे? 12 थे। तो 12 में से 3 घटा देंगे, 12 में से 3 घटा देंगे तो मेल फिजिक्स प्रोफेसर कितने आ जाएंगे हमारे पास? 9। तो 25 से 34 एज ग्रुप के बीच में नंबर ऑफ मेल फिजिक्स प्रोफेसर कितने हैं? 9 है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें दे रखा है कि इफ द साइकोलॉजी प्रोफेसर्स इन द यूनिवर्सिटी कंस्टिट्यूट्स 2% ऑफ द ऑल द प्रोफेसर इन द यूनिवर्सिटी। मतलब साइकोलॉजी में जितने भी प्रोफेसर्स हैं वो जो है पूरे यूनिवर्सिटी में जितने प्रोफेसर हैं उनके 2% है। मतलब अगर पूरे यूनिवर्सिटी में एक्स प्रोफेसर्स हैं तो उनका 2% जो है वो साइकोलॉजी में है। ठीक है, टोटल हमने कितना मान लिया? एक्स मान लिया। तो साइकोलॉजी में कितने आ जाएंगे? साइकोलॉजी में कितने आ जाएंगे? 2% ऑफ एक्स, 2% ऑफ एक्स। और 2% ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2% ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हम बार ग्राफ से देख सकते हैं। तो साइकोलॉजी में टोटल प्रोफेसर्स कितने हैं? फीमेल कितनी हो गई? 6 हो गई। मेल कितने हो गए? 4 हो गए। तो टोटल साइकोलॉजी में प्रोफेसर्स कितने हो गए? 10 हो गए। टोटल साइकोलॉजी में प्रोफेसर्स कितने हो गए? 10 हो गए। तो 2% ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? 2% ऑफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? 10। तो 2% ऑफ एक्स इज 10, मतलब 0.02x इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 डिवाइडेड बाय 0.02। पॉइंट उठ के ऊपर चला जाएगा। 2 5 500। तो 0.02x हमने कैसे लिख दिया? 0.02x हमने कैसे लिख दिया? 2% हम क्या लिख सकते हैं? 2/100। 2/100 को हम डेसिमल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? 0.02। तो 0.02x इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? हमारा आंसर क्या आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ प्रोफेसर्स इन यूनिवर्सिटी कितने हैं? 500। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? बी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको ये फिगर्स दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 7 तो आपसे पूछ रखा है कि 7 फिगर कौन सा बनेगा वो बताइए। तो आपको ये बताना है कि 1 2 3 4 5 6 जो 6th फिगर है इसके बाद 7th फिगर कौन सा आएगा। तो इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। तो इसमें अगर कुछ ऑब्जर्व कीजिएगा ना तो आंसर तुरंत आ जाएगा। क्या ऑब्जर्व करना है? आप फिगर नंबर 1 को देखिए इस और इसके एरो का डायरेक्शन देखिए। फिगर नंबर 1 को देखिए, इसके एरो का डायरेक्शन देखिए। तो सारे ही एरो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। उसके बाद क्या हो गया? एरो इधर उधर हो गया। क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। एरो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने लगे। उसके बाद एरो का क्या हुआ? कुछ ऐसे हो गए और एक ऐसा हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट जो फोर्थ फिगर बना वो एरो के डायरेक्शन के बेसिस पे। तो एरो का डायरेक्शन फिर से क्या हो गया? क्लॉकवाइज हो गया। एरो का डायरेक्शन फिर से क्लॉकवाइज हो गया। ठीक है, एरो का डायरेक्शन फिर से क्लॉकवाइज हो गया। फिफ्थ फिगर में क्या हो रहा है? कि एरो का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। एरो का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। उसके बाद कैसा एरो का डायरेक्शन हो रहा है? कुछ ये और कुछ ये, मतलब 2 एक जैसे और एक ऐसा। तो नेक्स्ट फिगर क्या आएगा? नेक्स्ट फिगर में एरो का डायरेक्शन कैसा आएगा?
नेक्स्ट फिगर में एरो का डायरेक्शन कैसा आएगा। कुछ ऑब्जर्व कर सकते हैं क्या आप इससे? फर्स्ट फिगर को देखिए, फर्स्ट फिगर में एरो का डायरेक्शन कैसा आ गया? क्लॉकवाइज। उसके बाद जो भी बीच में हुआ तामझाम, जो भी बीच में तामझाम हुआ, फोर्थ फिगर में फिर से क्लॉकवाइज आ गया, फोर्थ फिगर में फिर से क्लॉकवाइज आ गया। फर्स्ट के बाद जो सेकंड फिगर बना उसमें कैसा था? एंटी क्लॉकवाइज था, एंटी क्लॉकवाइज था। फोर के बाद एंटी क्लॉकवाइज बन गया। फर्स्ट के बाद जो सेकंड के बाद थर्ड फिगर बना उसमें दो एरोज ऐसे थे और तीसरा ऐसा। तो ये फिगर का एरो, सिर्फ एरो को देखिएगा, सिर्फ एरो को देखिएगा तो ये फिगर और ये फिगर का एरो एक जैसा है, ठीक है। इसका और इसका एरो एक जैसा है, इनका और इनका एरो एक जैसा है। तो नेक्स्ट फिगर जो सेवेंथ फिगर आने वाला है आपका, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? 1 के बाद 4 ऐसा हुआ, 1 + 3 4। जो सेवेंथ फिगर होगा वो आपका एरो का डायरेक्शन होगा क्लॉकवाइज। तो एरो का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज किसमें है? इसमें क्लॉकवाइज नहीं है, क्योंकि क्यों ऐसा है? ये दोनों तो एक डायरेक्शन में, लेकिन ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। ये कौन सा है? एंटी क्लॉकवाइज है। ये क्लॉकवाइज है और ये भी क्लॉकवाइज है, ठीक है। फर्स्ट फिगर में सर्कल, सेकंड फिगर में स्क्वायर, थर्ड फिगर में सर्कल स्क्वायर सर्कल स्क्वायर, तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा? सर्कल। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? सर्कल। तो आप देख सकते हो कैसे सिर्फ ऑब्जर्व करके आपने आंसर ले गया। ऑब्जर्व क्या किया कि जो ये सेट्स हैं, ये 3 सेट्स एरो के टर्म्स में रिपीट हो रहे हैं, ये 3 सेट्स एरो के टर्म्स में रिपीट हो रहे हैं। तो 1 2 3, फिर क्या रिपीट होगा? 4 5 6, और फिर क्या रिपीट होगा? 7 8 और 9। तो 1 का एरो, 4 का एरो और 7 का एरो, ये क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो एरो जो 1 का रहेगा वही यहां पे बनेगा। 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया, बाकी 2 बजे ऑप्शन बचे। उसके बाद हमने किसको देख लिया? सर्कल स्क्वायर सर्कल स्क्वायर सर्कल स्क्वायर। सर्कल स्क्वायर को देखने के बाद जो हमारा आंसर आएगा सर्कल। इसमें भी हमने वही किया, क्या जो हमने सीखा था। फिगर्स में जो भी एलिमेंट्स दे रखे हैं उनको तोड़ा, उनका डायरेक्शन देखा। यहां पे हमने एरो का अलग से मूवमेंट देखा, सर्कल स्क्वायर का अलग से मूवमेंट देखा, दोनों को क्लब किया और अपना आंसर लेके आ गए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट देखा है, ए बी सी डी डिस्ट्रीब्यूट सम मनी अमंग देमसेल्फ। ए बी सी डी 4 लोग हैं, वो अपने खुद में मनी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन अ मैनर दैट ए गेट्स 1 लेस देन बी। अब इसका फटाफट इक्वेशन बनाना शुरू कर देते हैं। हमें पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है, वैसा नहीं, वो आखिरी में हमें जो पूछ रखा है वो हमें देखना है, और जैसे ही हम स्टेटमेंट पढ़ते जाते हैं ना, उसका इक्वेशन लिखते जाइए, ताकि दोबारा से जो क्वेश्चंस पढ़ें, दोबारा से क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा कम टाइम वेस्ट हो, ठीक है। तो सच अ मैन दैट ए गेट्स लेस देन बी, तो ए गेट्स 1 लेस देन बी, तो ए को कितना मिला? b - 1। बी को अगर b अमाउंट मिला तो ए को कितना मिला? b - 1। सी गेट्स 5 मोर देन डी, सी गेट्स 5 मोर देन डी, एंड डी गेट्स 3 मोर देन बी, डी गेट्स 3 मोर देन बी। तो डी को क्या लिख देंगे हम? 3 मोर देन बी, ठीक है। तो सारे को अगर हम b के टर्म्स में लेके आ जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो c को क्या दे रखा है? d + 5, d की वैल्यू क्या है? b + 3। तो इसको लिख सकते हैं, d को अगर हम b + 3 से रिप्लेस कर दें तो b प्लस क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो c को मिला b + 8, d को मिला b + 3 और a को मिला b - 1। b को क्या मिलेगा? b को तो b ही मिलेगा ना, क्योंकि b का अमाउंट हमने b मान रखा है, ठीक है। तो b को मिला b, a को मिला b - 1। तो पूछा है स्मॉलेस्ट अमाउंट किसको मिलेगा? स्मॉलेस्ट अमाउंट ए को मिलेगा, b - 1, b से भी एक कम मिलेगा। और लार्जेस्ट अगर पूछा होता तो कौन होता? वो c होता, क्योंकि उसको कितना मिल रहा है? b + 8। क्योंकि हमसे स्मॉलेस्ट पूछ रहा है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए को कितना मिल रहा है? b से एक कम, b - 1। बाकी सारे प्लस में है या फिर b + 0 के फॉर्म में, इसके क्या है? b - 1। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें दे रखा है 5 cities P, Q, R, S, T are connected by different modes of transport as follows। ठीक है, तो जैसा जैसा दे रखा है वैसा वैसा हम डायग्राम साइमल्टेनियसली बनाते चले जाएंगे। P and Q are connected by boat as well as rail। P and Q are connected by boat as well as rail। तो P और Q जो है रेल से भी कनेक्टेड है और बोट से भी कनेक्टेड है। S and R are connected by bus and boat। R और S जो है वो बस से भी कनेक्टेड है और बोट से भी कनेक्टेड है। Q and T are connected by air only। Q and T are connected by air only।
P and R connected by boat. P and R are connected by boat. T and R connected by rail and bus. T and R connected by rail and bus. ये तो हमने डायग्राम बना लिया. अब क्वेश्चन पढ़ते हैं. Which mode of transport would help one to reach R starting from Q without changing the mode of transport? मतलब R हमें पहुंचना है. कहां पहुंचना है हमें? R पे पहुंचना है. R पे हमें पहुंचना है. ये फिनिश पॉइंट है आपका और ये स्टार्ट पॉइंट है आपका. तो R पे हमें पहुंचना है Q से, बट विदाउट चेंजिंग द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. विदाउट चेंजिंग द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब हो गया? अगर आप बोट से जा रहे हो तो आपको बोट से ही पूरा डिस्टेंस कवर करना होगा. Q से R आपको अगर पहुंचना है तो आपको बोट से जा रहे हो तो बोट से करना होगा. रेल से जा रहे हो तो रेल से ही पूरा Q से R तक पहुंचना होगा. तो देख लेते हैं Q से R पहुंचने के कितने रास्ते हैं. Q से T गए, T से R आए. लेकिन Q से T किस चीज से जाएंगे? एयर से. T से R आपको क्या चीज, या तो रेल या बस से आना पड़ेगा. एयर तो है नहीं, मतलब मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इस केस में चेंज हो जाएगा. सेकंड क्या है? Q से P आइए, P से R आइए. Q से P आप रेल से आ सकते हैं, लेकिन P से R तो आपको बोट से ही आना पड़ेगा, मतलब रेल से आप नहीं आ सकते हैं. नेक्स्ट क्या ऑप्शन है? Q से P आप बोट से आइए और P से R भी आप बोट से आइए. तो बोट वाला जो ऑप्शन है, Q से P आप बोट से आए और P से R आप बोट से आए. तो विदाउट चेंजिंग द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या हो जाएगा? बोट. मतलब अगर आप बोट से ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चेंज नहीं करना पड़ेगा और आप Q से R पहुंच सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ पर्सन विजिट्स ईच ऑफ द प्लेसेस, मतलब पर्सन सारे ही प्लेसेस विजिट कर रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम P, देन फाइंड विच ऑफ द फ्लोइंग प्लेसेस मस्ट ही विजिट ट्वाइस. मतलब पर्सन को सारे ही प्लेसेस विजिट करने हैं और क्वेश्चन में ये स्टार्टिंग फ्रॉम P और उसे वापस भी आना है. तो क्वेश्चन ये पूछा है कि इन चारों में से Q R S T में से ऐसा कौन सा प्लेस होगा कि उसे ट्वाइस विजिट करना ही पड़ेगा, बिना उसके पॉसिबल नहीं है. तो अभी हमने डायग्राम देखा था. P से Q, Q से T, P से R कनेक्टेड था, R से S कनेक्टेड था और T और R कनेक्टेड थे आपस में. सारे ही प्लेसेस पर्सन को जाने, मतलब P Q T R S सारा ही कवर करना है. तो डायरेक्शन देख ले क्या कि कैसे कैसे कवर हो सकता है सारे प्लेसेस. सारे प्लेसेस कैसे कैसे कवर हो सकते हैं. P से Q आया, Q से T आया, T से R आया, R से S आया. ठीक है, R से S आया. जब ये वापस लौटेगा तो क्या होगा? S से वापस R पे आएगा, मतलब आते वक्त भी वो R पे आया और जाते वक्त भी R से जाएगा. ठीक है, तो जाते वक्त R से जाएगा तो R के बाद भी दो डिस्टेंस हो जाएंगे, या तो T Q P, R से T जाए, T से Q जाए और Q से P जाए. तो इस केस में T और Q भी दो बार वो विजिट कर जाएगा, लेकिन वो R से डायरेक्ट तो P भी तो जा सकता है ना. तो R दोनों ही केस में कॉमन है, मतलब जो ट्वाइस जो होगा, मतलब ही मस्ट विजिट ट्वाइस, वो R होगा. ठीक है, वो R होगा. R क्यों होगा वो हमने देख लिया. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? R. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसमें पूछा है which one of the following pairs of cities is connected by any of the routes directly without going to any other city. मतलब ऐसा कोई रूट्स है क्या? मतलब इन सब में से कोई ऐसा रूट है, P और T और S और Q R में से कोई ऐसा रूट है कि इन दोनों के बीच में हम किसी भी सिटी में नहीं जाएं, डायरेक्ट P से T जा सके, डायरेक्ट T या S से जा सके, या फिर डायरेक्ट Q से R जा सके. तो हमारा डायग्राम कैसा बना था? P Q T, यहां पे आपका R था, यहां पे आपका S था और T और R इस टाइप से कनेक्टेड थे. तो P और T आप डायरेक्ट, P से T आप डायरेक्ट जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं. T से S आप जा सकते हैं डायरेक्ट? T से S आप डायरेक्ट जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं. T से S आप कैसे जाइएगा? T R S. तो T से S वाला ऑप्शन भी गलत हो गया. क्या Q से R आप डायरेक्ट जा सकते हैं? तो Q से R कैसे जाएंगे? Q T R या फिर Q P R, मतलब Q से R भी जाने का डायरेक्ट तरीका नहीं है. तो तीनों ही स्टेटमेंट गलत हो गए. इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस. इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, between which two cities among the pair cities given below are there maximum travel options?
मैक्सिमम नंबर ऑफ सिटीज नहीं पूछा है, मैक्सिमम ट्रैवल ऑप्शंस पूछा है कि मैक्सिमम ट्रैवल्स ऑप्शंस किन दो सिटीज के बीच में है, क्यूएस, पीआर, पीटी एंड क्यूआर। तो इसको फिर से डायग्राम बना लेते हैं हम यहीं पे। पी और क्यू बोट और रेल दोनों से कनेक्टेड थे, क्यू और टी बाय एयर कनेक्टेड थे, ठीक है। एस और आर बस और बोट से कनेक्टेड थे, और पी और आर कनेक्टेड बाय बोट ओनली, और टी एंड आर आर कनेक्टेड बाय रेल एंड बस। टी और आर इज कनेक्टेड बाय रेल एंड बस। पूछा क्या है, मैक्सिमम ट्रैवल ऑप्शंस, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ मोड्स। कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ मोड्स किन दो शहर के बीच में आएगा। क्यू और एस के बीच में देख लेते हैं, क्यू और एस के बीच में देख लेते हैं। तो क्यू और एस के बीच में क्या क्या आ रहा है, अगर क्यू और एस के बीच में देखें, एयर, रेल, बस और बोट। क्यू और एस के बीच में देखें, क्यू और एस के बीच में देखें तो क्या क्या आ रहा है, एयर, रेल, बस और बोट। पी और आर के बीच में देखें तो सिर्फ बोट है, तो पी और आर तो नहीं होगा। पी और टी के बीच में देखें तो बस, रेल और एयर आ रहा है, तीन ही मोड आ रहे हैं, बस, रेल, सॉरी, बोट, रेल और एयर आ रहा है। पी और टी के बीच में अगर देखें, पी और टी के बीच में देखें तो बोट, रेल और एयर आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा आपका आंसर। क्यू और आर के बीच में देखते हैं, क्यू और आर के बीच में देखते हैं तो एयर, रेल, बस से हम आर पहुंच सकते हैं, क्यू, टी और आर में हम पहुंचे तो एयर, रेल, बस, तीन ऑप्शंस यहां पे अवेलेबल है, तीन ऑप्शंस यहां पे अवेलेबल है। तो मैक्सिमम ऑप्शन आपको कहां पे अवेलेबल था, मैक्सिमम ऑप्शन आपको कहां पे अवेलेबल था, क्यू से एस आने में, एयर, रेल, बस, बोट, मतलब चारों ही यूज हो रहे हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्यू एंड एस। मैक्सिमम ट्रैवल ऑप्शंस आर अवेलेबल बिटवीन क्यू एंड एस, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अ टेनिस कोच इज ट्राइंग टू पुट टुगेदर अ टीम ऑफ 4 प्लेयर्स। टीम में कितने होने चाहिए, 4 प्लेयर्स होने चाहिए। फॉर द फोर्थ कमिंग टूर्नामेंट दिस 7 प्लेयर्स आर अवेलेबल। इनका इंफॉर्मेशन दे रखा है। जो मेल्स हैं, ए बी सी जो है वो मेल्स हैं, ए बी और सी जो है वो मेल्स हैं, और डब्ल्यू एक्स वाई जेड जो है ये फीमेल्स हैं, ये मेल्स हैं और ये फीमेल्स हैं। एटलीस्ट 2 मेल्स विल बी देयर इन द टीम। टीम में 2 मेल्स तो होने ही हैं। जो टीम बनेगी 4 की, अगर हम यहाँ टीम बना लें 1 2 3 4, तो इसमें 2 मेल मेंबर्स तो आपके होंगे ही होंगे, इसमें 2 मेंबर्स तो आपके होंगे ही होंगे। फॉर अ टीम ऑफ 4 all players must be able to play with each other, but B cannot play with W. B और W एक साथ नहीं आएंगे। C cannot play with Z and W cannot play with Y. मतलब अगर B आ गया तो W नहीं आएगा, C आ गया तो Z नहीं आएगा, और अगर W आ गया तो Y नहीं आएगा। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, इफ Y is selected and B is rejected. Y को हमने सेलेक्ट कर लिया और B को हमने रिजेक्ट कर लिया कि ए बी सी में बी इसमें तो नहीं आएगा। बी अगर नहीं आएगा तो क्या ए और सी दोनों ही आएंगे, ए और सी दोनों क्यों आएंगे, ए और सी दोनों क्यों आएंगे, क्योंकि दे रखा है कि एटलीस्ट 2 मेल्स विल बी देयर इन द टीम। 2 मेल्स तो होने ही थे, ठीक है। तो ए अगर बी नहीं आ रहा है, ए बी सी अगर मेल्स है तो बचे, बी अगर नहीं आ रहा है तो 2 मेल्स ऑटोमेटिकली बचे, ए एंड सी, और 2 मेल्स का आना जरूरी है, तो ए और सी तो आ ही जाएंगे। अब ये देखते हैं कि लास्ट पोजीशन पे कौन आएगा, ठीक है। अब Y के साथ कौन नहीं आ सकता है, W नहीं आ सकता है, तो W तो नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद A के साथ कौन नहीं आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं दे रखा है। C के साथ कौन नहीं आएगा, Z नहीं आएगा, तो Z यहाँ पे आ नहीं सकता है। तो W X Y Z में से Y ऑलरेडी आ गया, Y ऑलरेडी आ गया, W नहीं आ सकता है, Z नहीं आ सकता है, तो बच क्या गया, X, बच क्या गया X, और B उसने तो ऑलरेडी दे रखा है ना कि B टीम में नहीं है, रिजेक्टेड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, YACX। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, YACX, YACX। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है B is selected and Y is rejected। 4 की टीम बनानी है, B को सेलेक्ट कर लिया, Y को रिजेक्ट कर दिया। B अगर सेलेक्ट हो गया
तो कौन नहीं आ सकता है? बी कैनॉट प्ले विद डब्ल्यू, मतलब डब्ल्यू नहीं आ सकता है, ठीक है, डब्ल्यू नहीं आ सकता है। बी सेलेक्ट हो गया है। द टीम विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स, मतलब कौन सा ग्रुप आएगा। तो अगर ये दोनों देखें, वाई नहीं है और डब्ल्यू नहीं है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें डब्ल्यू है? डब्ल्यू यहां है, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। डब्ल्यू यहां पे है, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। डब्ल्यू अगर यहां है तो ये भी ऑप्शन नहीं हो गया। तो ऑप्शंस को अगर देखें, ऑप्शंस को अगर हम देखें तो ए बी सी दोनों में ही कॉमन है, मतलब ए और सी तो ऑलरेडी आ ही जाएंगे अपने आंसर्स में। अब हमें देखना है कि जेड और एक्स में से कौन आएगा, जेड और एक्स में से कौन आएगा। अगर ए बी सी ऑप्शंस दोनों में ही कॉमन है, ये तीनों को तो आना ही आना है, ये हमने ऑप्शन से डिराइव कर लिया कि ए बी सी तो आने ही आने हैं। तो यहाँ पे आप देख लेते हैं सी कैन नॉट प्ले विद जेड, सी कैन नॉट प्ले विद जेड, सी ऑलरेडी आ चुका है, तो जेड तो नहीं आएगा। तो जेड अगर नहीं आएगा तो ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ए बी सी और एक्स, ए बी सी और एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ऑल द थ्री मेल्स आर सेलेक्टेड, 1 2 3 4, चार की ग्रुप बनानी थी, तीनों मेल सेलेक्ट हो गए, देन हाउ मेनी कॉम्बिनेशन ऑफ 4 मेंबर टीम्स आर पॉसिबल। तीनों सेलेक्ट हो गए, कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं इनके, कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? तो ठीक है, फिर से देखते हैं। बी कैन नॉट प्ले विथ डब्ल्यू, मतलब इस पोजीशन पे डब्ल्यू तो नहीं आ सकता है। सी कैन नॉट प्ले विथ जेड, सी कैन नॉट प्ले विथ जेड, तो मतलब इस पोजीशन पे जेड तो नहीं आ सकता है। तो बच गया क्या? बच गया क्या कि एक तो y यहां पे आ सकता है या फिर x यहां पे आ सकता है। तो कितने कॉम्बिनेशंस बने, कितने कॉम्बिनेशंस हमारे बन गए? 4 मेंबर टीम के 2 कॉम्बिनेशन बन गए, ए बी सी एक्स, और दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बन गया? ए बी सी और y। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, उसमें है द म्यूजिक डायरेक्टर ऑफ फिल्म वांट्स टू सेलेक्ट 4 पर्सन्स टू वर्क ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द कंपोजिशन ऑफ अ पीस ऑफ अ म्यूजिक। 7 पर्सन्स आर अवेलेबल फॉर दिस वर्क। 7 पर्सन्स जिनके नाम ये दे रखे हैं, ठीक है, ये अवेलेबल है वर्क के लिए। तो ये तो रिडंडेंट है, ये तो डेटा रिडंडेंट है, ठीक है, इसका कोई यूज भी नहीं आएगा नीचे में। तो बेसिकली इन तीनों को डेटा करके यूज करके हम अपना आंसर लेके आएंगे। तो बोला है कि 4 पर्सन्स टू वर्क ऑन डिफरेंट, 4 लोग की ग्रुप चाहिए जो काम करेंगे। अब देखिए क्या क्या दे रखा। रोहित एंड तानिया विल नॉट वर्क टुगेदर। पहला इस वाले स्टेटमेंट को देखते हैं और ऑप्शन चेक करते हैं। रोहित तानिया कहां पे है? रोहित, शोभा, कुणाल, कौशल, ठीक है। तानिया, कौशल, शोभा और रोहित, मतलब रोहित और तानिया आ गए। और दे रखा है रोहित एंड तानिया विल नॉट वर्क टुगेदर, मतलब ये वाला जो ऑप्शन है आपका एलिमिनेट हो गया। कुणाल एंड शोभा विल नॉट वर्क टुगेदर, पहला ऑप्शन चेक करते हैं, रोहित, कुणाल, शोभा, रोहित, शोभा, कुणाल, तो ये भी ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। तो क्या दे रखा है? कुणाल एंड शोभा विल नॉट वर्क टुगेदर, विल नॉट वर्क टुगेदर। तो 2 ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया, 2 ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब थर्ड क्या दे रखा है? मुकेश एंड कुणाल वांट टू वर्क टुगेदर, मुकेश और कुणाल वांट टू वर्क टुगेदर, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन होगा। चौथा ऑप्शन को देखते हैं, शोभा, तानिया, रोहित और मुकेश। तो तानिया और रोहित फिर से आ गए, और दे रखा है रोहित एंड तानिया विल नॉट वर्क टुगेदर, तानिया रोहित फिर से आ गए। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे रखा है 5 पीपल ए बी सी डी एंड ई आर सीटेड अबाउट अ राउंड टेबल, एवरी चेयर इज स्पेस्ड इक्विडिस्टेंस फ्रॉम एडजेसेंट चेयर, ठीक है। तो इसका फिगर हम लोग बना लेते हैं। जो आपको दे रखा है, आपको जो सिचुएशन दे रखा है उसका फिगर बना लेते हैं, फिर जो क्वेश्चन पूछा है उसके अकॉर्डिंग हम आंसर कर देंगे। तो सी इज सीटेड नेक्स्ट टू ए, सी इज सीटेड नेक्स्ट टू ए। तो मान लीजिए अगर ए ये है तो सी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। या फिर ए अगर उसी पोजीशन पे है, ए अगर उसी पोजीशन पे है तो सी कहां आ जाएगा? यहां आ जाएगा। हमने दोनों ही केस बना लिए पहला स्टेटमेंट का। ए इज सीटेड 2 सीट्स फ्रॉम डी, ए इज सीटेड 2 सीट्स फ्रॉम डी, ठीक है। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। ए जो है डी से 2 सीट छोड़ के बैठा है, तो ए डी से 2 सीट छोड़ के बैठा है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? 2 सीट हमने छोड़ दिया, यहां पे हमने डी को बैठा दिया। और इस केस में क्या करेंगे? इस केस में क्या करेंगे? यहां पे हम सी तो ऑलरेडी एक स्पेस हो गया और एक आदमी और छोड़ दिया और यहां पे डी को बैठा दिया। तो एक केस ये बन जाएगा। और भी कोई केस बनेगा क्या?
और भी कोई केस बनेगा क्या? जी हाँ, देख सकते हैं। अगर इस फिगर में दो केस बनेंगे, एक तो ये वाला हो गया और दूसरा कौन सा हो गया? ए को हमने यहीं बैठा दिया, सी आपका यहां पे आ गया और डी दो स्पेस छोड़ के बैठेगा, यहाँ पे छोड़ के ये वाला आपका डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला आपका डी हो जाएगा। देखिए यहाँ और दोनों अलग अलग है क्योंकि यहाँ से आप क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो और यहाँ से क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो। तो 3 फिगर बन गए। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सेटिस्फाई हो गया, पहला स्टेटमेंट तो सेटिस्फाई हमने कर लिया था, ए सीटेड टू सीटेड। तीसरा स्टेटमेंट आपको दे रखा है, बी इज नॉट सीटेड नेक्स्ट टू ए। बी इज नॉट सीटेड नेक्स्ट टू ए। बी जो है ए के बगल में नहीं है। बी जो है 3 डायग्राम्स बन गए हैं, अब हमें बी का पोजीशन डिटरमाइन करना है। तो बी इज सीटेड मतलब ए के बगल में बी नहीं है, तो बी यहां नहीं आएगा तो बी कहां आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा। इस केस में बी कहां पे आ जाएगा? इस केस में बी कहां पे आ जाएगा? तो 1 2 3 4, या तो बी यहां पे आ जाए या तो बी यहां पे आ जाए। यहां पे आ जाएगा तो वो ए के बगल में हो जाएगा, तो यहां तो नहीं आ सकता है। कहां पे आएगा? बी यहां पे आ जाएगा। इस केस को देखें तो बी यहां पे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि दे रखा है बी इज नॉट सीटेड नेक्स्ट टू ए। बी अगर ए के बगल में नहीं है तो बी कहां आ जाएगा? यहां आ जाएगा। और जो बच गया कौन बच गया? ई बच गया। तो जो जगह बच गया वो ई का हो जाएगा, तो ये ई का पोजीशन हो जाएगा। इस केस में ये ई का पोजीशन हो जाएगा और इस केस में ई का पोजीशन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो हमने फिगर्स ड्रॉ कर लिए। अब विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, ये देखते हैं। डी इज सीटेड नेक्स्ट टू बी। डी इज सीटेड नेक्स्ट टू बी, तो डी इज सीटेड नेक्स्ट टू बी, डी इज सीटेड नेक्स्ट टू बी एंड डी इज सीटेड नेक्स्ट टू बी। तो तीनों ही केस में वैलिड है, मतलब कंक्लूजन जो वन स्टेटमेंट है वो सही है। ई इज सीटेड नेक्स्ट टू ए। ई इज सीटेड नेक्स्ट टू ए, ई इज सीटेड नेक्स्ट टू ए एंड ई इज सीटेड नेक्स्ट टू ए। ई इज सीटेड नेक्स्ट टू ए, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बोथ 1 and 2 फॉलोस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके क्विज में पूछ रखा है ये है, एग्जामिन केयरफुली द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आंसर द 3 आइटम्स दैट फॉलो। आउट ऑफ 4 फ्रेंड्स ए बी सी एंड डी, ए एंड बी प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट। ठीक है, जितने भी स्पोर्ट्स हैं, इवेंट्स हैं, जितने भी स्पोर्ट्स हैं उनको हम लिख लेते हैं, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी एंड बास्केटबॉल। यही 4 है ना, फुटबॉल क्रिकेट हॉकी, नया हॉकी आ गया, फुटबॉल क्रिकेट हॉकी, बास्केटबॉल फुटबॉल कॉमन हो गया, हॉकी हमने ऑलरेडी काउंट कर लिया, बास्केटबॉल, मतलब 4 स्पोर्ट्स हैं। अब देखते हैं, ए एंड बी प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट। ए एंड बी प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट। ए भी फुटबॉल में भी आएंगे और ए बी क्रिकेट में भी आएंगे। बी एंड सी प्ले क्रिकेट एंड हॉकी। बी और सी क्रिकेट एंड हॉकी भी प्ले करते हैं, तो बी एंड सी प्ले क्रिकेट and B and C also play hockey. B and C also play hockey. A and D play basketball and football. A और D जो है, A and D play basketball and football. तो A and D play basketball and football. A and D play basketball और यहाँ पे A ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, तो A and D play basketball and football. ए और डी बास्केटबॉल, ए और डी फुटबॉल। थर्ड स्टेटमेंट हो गया, सी एंड डी प्ले हॉकी एंड बास्केटबॉल। सी एंड डी प्ले हॉकी एंड बास्केटबॉल, तो सी को हमने हॉकी में ऑलरेडी रख रखा है, तो बच यहां पे क्या गया? डी। सी एंड डी प्ले हॉकी, सी एंड डी प्ले हॉकी, सी एंड डी प्ले बास्केटबॉल, सी एंड डी प्ले बास्केटबॉल, तो डी ऑलरेडी है, तो और क्या आ जाएगा यहाँ पे? सी। तो चारों स्टेटमेंट से ये हमारा डायग्राम बन गया। तो हु डज नॉट प्ले हॉकी? डज नॉट प्ले हॉकी, तो हॉकी में जाए, कौन नहीं हॉकी खेल रहा है? बीसीडी हॉकी खेल रहा है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? कौन नहीं खेल रहा है? ए नहीं खेल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्लेस फुटबॉल, बास्केटबॉल एंड हॉकी। हु प्लेस फुटबॉल, बास्केटबॉल एंड हॉकी। ठीक है, फुटबॉल भी खेलेगा, बास्केटबॉल भी खेलेगा, हॉकी भी खेलेगा, तो तीनों में कॉमन एलिमेंट कौन से हैं? तीनों में कॉमन एलिमेंट कौन से हैं? जो फुटबॉल भी खेले, बास्केटबॉल भी खेले और हॉकी भी खेले। तो अगर डी को देखें, वो हॉकी भी खेल रहा है, बास्केटबॉल भी खेल रहा है और फुटबॉल भी खेल रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस केस का? हु प्लेस फुटबॉल, बास्केटबॉल एंड हॉकी?
डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच गेम डू बी सी डी प्ले? बी सी और डी कौन से गेम को प्ले करते हैं? बी सी और डी कौन से गेम को प्ले करते हैं? तो बी सी और डी कौन से गेम को प्ले करते हैं? हॉकी। तो हमारा आंसर क्या है? बी सी और डी कौन से गेम को प्ले करते हैं? हॉकी। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? हॉकी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गीता इज ओल्डर देन हर कजन मीना। गीता इज ओल्डर देन हर कजन मीना। मीना's brother Bipin is older than Geeta. Bipin is older than Geeta. तो ये रिलेशन हमने बना लिया। When Meena and Bipin visit Geeta, they like to play chess. Meena wins the game more often. Meena wins the game more often than Geeta. मीना की विनिंग परसेंटेज ज्यादा है गीता से। Based on the above information, 4 conclusions as given below have been made. Which one of this logically follows? Logically follows from the information given above. मतलब लॉजिकली हमें ये डिसाइड करना है कि अगर ये स्टेटमेंट आपको दे रखा हो, तो आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं। While playing chess with Geeta and Meena, Bipin often loses. ऐसा तो कहीं बिपिन के बारे में तो दे भी नहीं रखा है कि वो लोग चेस खेल भी रहे हैं कि नहीं। They like to play chess. They like to play chess. और चेस लूज करता है या फिर जीतता है, इसके बारे में बिपिन का तो कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता है। गीता इज द ओल्डेस्ट अमंग द 3, तो गीता तो ओल्डेस्ट है नहीं, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। गीता हेट्स टू प्ले द गेम, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि दे रखा है मीना विंस द गेम मोर ऑफन देन गीता। अगर दो लोग खेल रहे हैं गेम को तो इसका मतलब लाइक करते होंगे तो ही तो खेल रहे होंगे ना, तो हेट तो नहीं करते होंगे। अगर लाइक नहीं करते होंगे तो हेट तो नहीं करेंगे। हेट क्यों नहीं करेंगे? हेट करते तो खेलते ही नहीं, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, मीना इज द यंगेस्ट ऑफ द 3। ये हम देख भी सकते हैं और ये हम यहाँ पे कंक्लूड भी कर सकते हैं कि तीनों ऑप्शन ऊपर के गलत है, जो सही आप लॉजिकली फॉलो कर सकते हैं वो चौथा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 5 हॉबी क्लब्स इन अ कॉलेज, फोटोग्राफी, याचिंग, चेस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड गार्डनिंग। द गार्डनिंग ग्रुप मीट्स एवरी सेकंड डे। गार्डनिंग ग्रुप एवरी सेकंड डे मीट करते हैं। उसके बाद क्या दे रखा है? इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप मीट्स एवरी 3rd डे। चेस ग्रुप मीट्स एवरी 4th डे। याचिंग ग्रुप मीट्स एवरी 5th डे एंड फोटोग्राफी ग्रुप मीट्स एवरी 6th डे। हाउ मेनी टाइम्स डू ऑल 5 ग्रुप्स मीट ऑन द सेम डे विदिन 180 डे? मतलब 6 महीने के अंदर 180 दिन के अंदर कितनी बार ऐसा होगा कि एक ही दिन वो चारों मीट करें, एक ही दिन वो पांचों मीट करें। ठीक है, एक ही दिन ये पांचों मीट करें, मीटिंग जो हो उनका सेम डे हो। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये हमने एलसीएम एचसीएफ के चैप्टर में ऑलरेडी डिटेल में पढ़ रखा है। तो हमें इस केस में करना क्या है? बेसिकली करना क्या है हमें इस केस में? एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या है 2 3 4 5 6 का? 2 3 4 5 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 3 4 5 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 60। ठीक है, एलसीएम कैसे निकालते हैं इसको आप देख सकते हैं। हमने एचसीएफ एलसीएम के कंसेप्ट में इसको डिटेल में कवर कर रखा है। एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तो आप वहां से उसको देख सकते हैं। यहाँ पे हम डायरेक्टली यूज कर लेते हैं कि 2 3 4 5 6 का एलसीएम जो होगा वो 60 होगा। ठीक है, अब 60 ही क्यों हो रहा है? इसको 6 से डिवाइड करें तो 10 आ जा रहा है, 5 से डिवाइड करें 12, 4 से डिवाइड करें 15, 3 से डिवाइड करें 20 और 2 से डिवाइड करें 10। मतलब ये सबसे ही डिविजिबल है। ठीक है, और चीज और देख सकते हैं 30 क्यों नहीं आ रहा है? 30 क्यों नहीं आ रहा है इसका एलसीएम? 30 क्यों नहीं आ रहा है इसका एलसीएम? क्योंकि ये 4 से डिविजिबल है ही नहीं। ठीक है, ये 4 से डिविजिबल नहीं है। और भी कोई नंबर्स क्यों नहीं आएंगे? तो 60 के अलावा लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो आपसे पूछा जाएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल इस केस में क्या आएगा? 60 आएगा। जो सबसे लीस्ट नंबर होगा, मल्टीपल्स तो काफी सारे आएंगे, 60 आ जाएगा, 120 आ जाएगा, 180 आ जाएगा, लेकिन आपसे बोला क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमें निकालना है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल का कंसेप्ट क्यों नहीं होता है? चलिए यहां पे एक इंटरेस्टिंग सा बात करते हैं। हम एलसीएम ही क्यों निकालते हैं, एचसीएम क्यों नहीं निकालते हैं? हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल ही क्यों निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल क्यों नहीं बोलते? इसका मीनिंग, सिग्निफिकेंस क्या होगा? ठीक है,
इसी को अगर हम कंटिन्यू करें तो 180 के बाद क्या आएगा 240 डॉट 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 डॉट, तो ये तो इन्फिनिटी तक हो जाएगा ना। तो हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल पूछने का तो कोई तुक ही नहीं बनेगा। हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, कोई भी ऐसा, मतलब आप तो इनफाइनाइट बोल दोगे तो वही आंसर आ जाएगा हर केस में। अगर किसी का भी आपको एलसीएम अगर कोई भी नंबर दे रखी हो आपको 5, 11, 13, 16, अगर इससे आपको ये बोल दे कि हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा इनका, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, तो वो तो इनफाइनाइट होगा। कोई भी नंबर दे रखा होगा उसका हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। लेकिन लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपसे पूछा जाता है, जो पहला मल्टीपल आएगा वो आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल 2, 3, 4, 5, 6 का क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो अगर 60 आपका एलसीएम हो गया और 180 डेज में आपको मीट करना है, तो इससे हम डिवाइड कर दें तो हमारा सर क्या आ जाएगा कि 180 डेज में 3 बार ऐसा होगा कि सभी ग्रुप्स आपस में एक ही दिन मीट करेंगे, ठीक है। सभी ग्रुप एक ही दिन मीट करेंगे, ठीक है, सभी ग्रुप एक ही दिन मीट करेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ABCDE बिलोंग टू 5 डिफरेंट सिटीज PQRST। जो ABCDE है वो PQRST सिटीज से बिलोंग करते हैं, PQRST, एंड ईच ऑफ वन ऑफ देम कम्स टू फ्रॉम डिफरेंट सिटी। सब कोई अलग अलग सिटी से आए। तो हमें कुछ कंडीशंस दे रखे हैं, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस दे रखा है। तो जो कंडीशंस दे रखे हैं उसको हम यहाँ पे प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ABCDE जो होंगे ये पांचों में से किसी सिटी में होंगे और सब अलग अलग सिटी से बिलोंग करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं A, या तो P में क्या होगा, या तो A होगा, B होगा, C होगा, D होगा या E होगा। सेम केस फॉर Q, A, B, C, D, E। अभी हमें पता नहीं है कौन किस में बिलोंग करता है, हम सारे ही कंडीशन लिख लेंगे, फिर एक एक करके सबको क्रॉस आउट करते जाएंगे और फाइनल कंक्लूजन पे आ जाएंगे। R में भी कौन कौन रह सकता है, पांचों में से कोई भी। S में भी पांचों में से कोई भी रह सकता है, और T में से भी पांचों में से कोई भी रह सकता है, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। B and C do not belong to Q। B और C जो है वो Q को बिलोंग नहीं करते हैं। B और C जो है वो Q में बिलोंग नहीं करते हैं, तो B और C चले गए। B and E do not belong to P and R। B और E जो है ना ही P में है, do not belong to P and R। B और E जो है, B और E जो है, जो P और R को बिलोंग नहीं करते, तो R में ना B आएगा ना E आएगा, और P में भी B और E नहीं आएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। A and C do not belong to RST। A और C जो है, A और C वाला जो लाइन है वो RST को बिलोंग नहीं करते हैं। A RST में नहीं है, C RST में नहीं है, ठीक है। तो ये भी हमने कर लिया। D and E do not belong to Q and T। D and E do not belong to Q and T। तो D यहां से हमने हटा दिया, Q में बिलोंग नहीं करता है, और E भी Q में बिलोंग नहीं करता है, और T में भी ये दोनों बिलोंग नहीं करते हैं, तो D यहां भी नहीं आएगा और E यहां नहीं आएगा, ठीक है। तो ये तो हमारा बन गया मैट्रिक्स। क्वेश्चन पूछा है, इसको सॉल्व ही कर लेते हैं, ठीक है। तो आप देखिए T में कौन सा एलिमेंट बच गया, B, मतलब B विल बिलोंग टू विच सिटी, T। अब B अगर किसी में बिलोंग कर गया है तो बाकी जगह तो B नहीं आना चाहिए, PQRS में तो B नहीं आएगा ना, अगर वो ऑलरेडी T में है तो B यहां नहीं आएगा। अब ये देखिए B यहां नहीं आएगा, ठीक है। अब R को अगर फाइल देखें, हम फाइल देखें तो यहां पे सिर्फ ओनली एलिमेंट क्या बचा है, D। तो R के लिए अगर D आ गया तो वो कहीं और बिलोंग नहीं करेगा, इसका मतलब ये कैंसिल आउट और ये कैंसिल आउट। अब S को देखते हैं, S में सिर्फ कौन सा एलिमेंट बच गया, E बच गया, ठीक है, और S में E बच गया है, ठीक है, और C कहीं भी नहीं आया है, और C एक जगह बस P में बाकी है, तो C को तो यहां आना ही होगा। तो मतलब अगर C यहां पे आ गया तो और कोई P में नहीं आ सकता है, तो A कैंसिल आउट हो जाएगा, और A कहां बच जाएगा आपका, Q में। तो C बिलोंग्स टू P, ये सही है। D बिलोंग्स टू R, ये भी सही है। A बिलोंग्स टू Q, ये भी सही है, एंड B बिलोंग्स टू S।
B बिलोंग्स टू S, लेकिन क्या आ रहा है हमारा आंसर B बिलोंग्स टू D, मतलब ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा और पूछा ही आपसे नॉट करेक्ट है, मतलब ये ऑप्शन आप मार्क करोगे कि दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, मतलब आपका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, 7 men A B C D E F G are standing in a queue in that order, मतलब A B C D E F G इसी ऑर्डर में खड़े हैं, इसी ऑर्डर में खड़े हैं क्यू में। ठीक है, एंड ईच वन इज वेयरिंग अ कैप ऑफ डिफरेंट कलर, एक वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, सब जो कैप पहन रखे हैं वो अलग अलग कलर के। अब कैप का कुछ क्राइटेरिया दे रहा होगा और उसके बेसिस पे आपसे कोई क्वेश्चंस पूछ रखे होंगे। तो दे रखा है D इज एबल टू सी इन फ्रंट ऑफ हिम ग्रीन, ब्लू एंड बट नॉट वायलेट। अब समझिएगा, लोग एक क्यू में खड़े हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, तो जो D है उसे क्या दिख रहा है, ग्रीन और ब्लू तो दिख रहा है लेकिन वॉयलेट नहीं दिख रहा है, तो डी को किसकी किसकी टोपी दिखेगी, यही इस क्वेश्चन का लॉजिक है। डी को जो टोपी दिखेगी वो किसके किसके दिखेगी, इसके आगे वाले की, मतलब ए बी और सी वाले की टोपी दिखेगी। क्या डी को अपनी टोपी दिखेगी, नहीं, डी को अपनी टोपी नहीं दिखेगी, डी को बस अपने आगे वालों की टोपी दिखेगी। तो जो भी एलिमेंट होगा उसको अपनी टोपी नहीं दिखेगी, अपने आगे वाले की टोपी दिखेगी। तो चलिए इस कंसेप्ट को यूज करते हैं और सॉल्व करते हैं। D is able to see in front of him green and blue but not violet. D के सामने ग्रीन और ब्लू है, D के सामने मतलब D किसको देख पाएगा, A की टोपी को, B की टोपी को या फिर C की टोपी को, और इन तीनों में से जो कलर है यहाँ पे वो कौन कौन सा देख रहा है, ग्रीन या फिर ब्लू। वॉयलेट नहीं देख पा रहा है, तो वॉयलेट कहां से कहां के बीच में आएगा, वॉयलेट यहां से यहां के बीच में आएगा, वॉयलेट यहां से यहां के बीच में आएगा। ठीक है, ई कैन सी वायलेट एंड येलो बट नॉट रेड। ई जो है वायलेट और येलो देख पा रहा है लेकिन रेड नहीं। तो सबसे पहले ये देखते हैं, ई कैन सी वायलेट एंड येलो बट नॉट रेड। तो ई अगर रेड नहीं देख पा रहा है, ई जो है अगर रेड नहीं देख पा रहा है तो रेड कौन से दो के बीच में आएगा, या तो एफ के पास रेड होगा या तो जी के पास रेड होगा। और ई कैन सी वायलेट एंड येलो बट नॉट रेड। ई वायलेट देख सकता है लेकिन डी वायलेट नहीं देख सकता है। आप देख रहे हो, ई को वायलेट दिख रहा है लेकिन डी को वायलेट नहीं दिख रहा है। डी को वायलेट जब नहीं दिख रहा था तो या तो वायलेट डी के पास होता है या ई के पास होता है या एफ या जी के पास, लेकिन ई को वायलेट दिख रहा है। ई को अगर वायलेट दिख रहा है तो वायलेट किसके पास आ जाएगा, डी के पास आ जाएगा। वायलेट वाली जो टोपी होगी वो डी के पास आ जाएगी। और क्या दे रखा है, ई कैन सी येलो। अगर इसके पास वायलेट इसके पास है, ग्रीन और ब्लू ऑलरेडी इसके आगे हैं, तो ई क्या और क्या देख रहा है इसके अलावा, येलो। तो येलो जो होगा, येलो कहां से बीच में लाई करेगा, एबीसी में से किसी के पास येलो होगा, तो ये हम इससे इन्फर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, जी कैन सी कैप्स ऑफ ऑल कलर्स अदर देन ऑरेंज। जी जो है सबका कैप का कलर देख सकता है अदर देन ऑरेंज। तो जी तो लास्ट एलिमेंट है, जी अगर लास्ट एलिमेंट है तो उसको सबका कैप दिखेगा लेकिन खुद का कैप नहीं दिखेगा। तो खुद का कैप अगर नहीं दिख रहा है, तो कौन से कलर का कैप उसको नहीं दिख रहा है, ऑरेंज। तो जी के पास कौन सा कैप होगा, जी के पास कौन सा कैप होगा, ऑरेंज। और हमने पहले डेरिवेट किया था कि एफ और जी में से किसी एक के पास रेड है, जी के पास अगर ऑरेंज आ गया तो एफ के पास क्या आ जाएगा, रेड आ जाएगा। एफ के पास क्या आ जाएगा, रेड आ जाएगा। अब क्वेश्चन पढ़िए क्या दे रखा है, इफ ई इज वेयरिंग एन इंडिगो कलर्ड कैप। अब ई का इसने दे रखा इंडिगो कलर्ड कैप, देन द कलर ऑफ द कैप worn बाय एफ इज। एफ का तो हमने ऑलरेडी निकाल दिया, कलर ऑफ कैप क्या है, रेड है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रेड। हमने डी ई एफ और जी चारों के ही कैप के कलर्स निकाल लिए, ठीक है, लेकिन जो ए बी सी के कैप्स के कलर हैं वो हम नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि हम बस इतना बोल सकते हैं ए बी सी का जो कैप का कलर होगा वो तो या तो ग्रीन होगा या तो ब्लू होगा या तो येलो होगा। ठीक है, तो इतना इन्फरेंस हम इस क्वेश्चन से निकाल सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैंने खत्म तो खैर यहाँ पे रेड के साथ ही हो गया था,
मैंने बस थोड़ा सा और बढ़ा के आपको समझाया कि अगर कोई क्वेश्चन में पूछ रखा होता है कि व्हाट विल बी द कलर ऑफ कैप, इतना ही आपको अगर स्टेटमेंट दे रखा होता और डायरेक्ट पूछ देता कि कलर ऑफ कैप बताइए ए, बी या सी का, तो उस क्वेश्चन में आपका आंसर हो जाता डाटा इनसफिशिएंट। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, उसमें बॉल्स दे रखे हैं रेड, ग्रीन और येलो, रेड, ग्रीन और येलो, और दे रखा है क्वेश्चन में कि देयर आर एज मेनी रेड बॉल्स एज देयर आर येलो बॉल्स। तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ येलो बॉल्स। देयर आर एज मेनी रेड बॉल एज देयर आर येलो बॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट जो लाइन दे रखी है, देयर आर ट्वाइस एज मेनी येलो बॉल्स एज देयर आर ग्रीन बॉल्स। ये ट्रिकी लाइन है, ये ट्रिकी लाइन है। अगर इसको आपने स्केप किया या ठीक से नहीं पढ़ा तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। दे रखा है कि देयर आर ट्वाइस एज मेनी एज येलो बॉल्स एज देयर आर ग्रीन बॉल्स। मतलब जो येलो बॉल्स है, देयर आर ट्वाइस द नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स। इसको ध्यान से पढ़िए कि येलो बॉल्स जो है उतने हैं, कितने हैं, ट्वाइस द ग्रीन बॉल्स। देयर आर ट्वाइस एज मेनी येलो बॉल्स एज देयर आर ग्रीन बॉल्स। जो ग्रीन बॉल्स जितने हैं तो येलो बॉल्स ट्वाइस हैं उसके। इसका ये मतलब हुआ ग्रीन बॉल्स जितने भी हैं, ग्रीन बॉल्स जितने भी हैं, जो येलो बॉल्स हैं उसके ट्वाइस हैं। तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, y इज इक्वल्स टू 2g। और y किसके बराबर है, रेड के बराबर है। तो क्या हम लिख सकते हैं r इज इक्वल्स टू 2g। तो ऑप्शंस पढ़िए, ऑप्शन पढ़िए। नंबर ऑफ रेड बॉल इज इक्वल टू सम ऑफ येलो एंड ग्रीन बॉल्स, ये तो नहीं होगा। इज डबल द नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स, इज डबल द नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स, r इज इक्वल्स टू 2g। तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स इज इक्वल्स टू डबल द टाइम्स ऑफ ग्रीन बॉल। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमें ये लग रहा, तो दोस्तों मैं ये उम्मीद कर सकता हूं कि आपने जितने भी क्वेश्चंस अभी कर रहे होंगे, जितने भी टाइम्स क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आए होंगे, आपने उस वीडियो को पॉज किया होगा, खुद से सॉल्व की होगी और फिर आपने सॉल्यूशन देखा होगा। ऐसे आप सिंपल खाली वीडियो देख लोगे तो काम नहीं चलेगा। आपको पेन एंड पेपर लेके बैठना होगा और क्वेश्चंस आते ही स्क्रीन पे आप वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आंसर देखिए, आंसर हमसे मैच कीजिए। ठीक है, तो इस टाइप से आपका प्रैक्टिस थोड़ा फ्रूटफुल हो जाएगा। आप सिर्फ देख लोगे, सिर्फ वीडियो देख लोगे, सॉल्यूशन देख लोगे तो उससे काम नहीं चलेगा। आपको खुद से सॉल्व करना होगा। सॉल्व करके अगर गलती हो जाती है कोई बात नहीं, यहाँ पे गलती कर लो, एग्जामिनेशंस में हमें गलती नहीं करनी है। तो एग्जामिनेशंस में हमसे गलती ना हो उसके लिए क्या करना होगा, खुद से प्रैक्टिस करनी होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, 45। क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, 45 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इसमें जो बॉय की पोजीशन दे रखी है, बॉय की पोजीशन इज 20th पोजीशन पे है बॉय। ठीक है, 20th पोजीशन पे है बॉय। व्हेन 2 बॉयज ज्वाइंड, मतलब 2 बॉयज ने ज्वाइन कर लिया तो क्लास का स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, 47। और बॉय का जो पोजीशन दे रखा है ये अब हो जाएगा 21st। ठीक है, कहां से, टॉप से। जब भी आपको क्वेश्चन में दे रखा होता है रैंक और मेंशन नहीं कर रखा होता है कि रैंक कहां से है, टॉप से है कि एंड से है, तो बाय डिफॉल्ट आप टॉप से रैंक लेते हो। ठीक है, तो टॉप से जो 20th रैंक थी, 2 लोग और आ गए तो इसकी नई रैंक हो गई 21st। ठीक है, तो टॉप से इसकी नई रैंक हो गई 21st। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा है न्यू रैंक फ्रॉम द एंड, न्यू रैंक फ्रॉम द एंड। तो इसका एक छोटा सा ट्रिक होता है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू L प्लस R माइनस 1। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे, T न्यू। तो T न्यू की वैल्यू हो जाएगी 47। लेफ्ट से इसकी पोजीशन क्या हो गई, लेफ्ट से इसकी पोजीशन क्या हो गई, 21st। मतलब इसको अगर हम टॉप मान लें, टॉप को हम लेफ्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो 47 इज इक्वल टू लेफ्ट से 21 प्लस R माइनस 1। तो 47 माइनस 21 कितना हो जाएगा, 47 माइनस 21 कितना हो जाएगा, 26 माइनस 1 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस। तो राइट से इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, राइट से इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, 27। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 27। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 27। ये ट्रिक कैसे आई, ये ट्रिक कैसे आई, ये हम डिटेल्ड में जब हम रैंकिंग की क्लास में देखेंगे, जब हम रैंकिंग आपको पढ़ाएंगे तब हम उसको दिखाएंगे कि उसको डिराइव करके बताएंगे कि वो ट्रिक कैसे आती है। चलिए इसको थोड़ा सा इसको शॉर्ट में देख ही लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास हो गई T। ठीक है, इसमें दे रखा है लेफ्ट से इसकी पोजीशन है L, लेफ्ट से इसकी पोजीशन है L। ठीक है,
लेफ्ट से इसकी पोजीशन है L और राइट से इसकी पोजीशन है R। राइट से इसी की पोजीशन, लेफ्ट से इसकी पोजीशन है L और राइट से इसकी पोजीशन है R। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे? R प्लस L -1। -1 क्यों आया? क्योंकि L और R को हमने 2 बार काउंट कर लिया। राइट से जो पोजीशन है, जैसे मान लो ये 20th पोजीशन जो आया, और लेफ्ट से मान लो अगर दे रखा है दिस इज 19th पोजीशन, तो 19th पोजीशन पे जो आदमी है और जो 20th पोजीशन पे जो आदमी है वो तो एक ही आदमी है ना, तो उसको हमने 2 बार काउंट कर लिया। L में भी काउंट कर लिया और R में भी काउंट कर लिया। तो इसका मतलब टोटल निकालने के लिए हमें R प्लस L में से एक सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो T की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? T इक्वल्स टू R प्लस L -1। तो हमने जल्दी से इसका ये देख लिया कि इसको हम डिराइव कैसे करते हैं। इसको डिटेल में हम जब रैंकिंग का क्लास कराएंगे आपको, तो वहां पे हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है टाइम एंड डिस्टेंस का दे रखा है कि अ थीफ इज रनिंग एट 8 किलोमीटर पर आवर एंड चेस्ड बाय पुलिसमैन हुज स्पीड इज 10 किलोमीटर पर आवर। अब आप यहाँ क्वेश्चन को देखिए, थीफ जो है 8 किलोमीटर पर आवर प्रति घंटे से दौड़ रहा है और पुलिसमैन का जो स्पीड है वो 8 से तो ज्यादा होगा ना, 8 से तो ज्यादा ही आना चाहिए, तभी तो वो उसको कैच कर पाएगा। अगर उससे कम हुआ तो फिर तो वो जीवन में कभी भी कैच नहीं कर पाएगा थीफ को। तो पुलिसमैन का जो स्पीड है दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर और थीफ का जो स्पीड है दैट इज 8 किलोमीटर पर आवर। थीफ इज 100 मीटर अहेड। थीफ जो है पुलिस से 100 मीटर आगे। तो इफेक्टिवली अगर देखा जाए तो पुलिस को कितना मीटर कवर करना है? 100 मीटर कवर करना है। और इफेक्टिव स्पीड क्या हो जाएगी, जिसको हम रिलेटिव स्पीड बोलेंगे? 10 - 8। जो रिलेटिव स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी? 2 किलोमीटर पर आवर। स्पीड, रिलेटिव स्पीड क्या हो गई? 2 किलोमीटर पर आवर। 2 कहां से आया? 10 - 8 करके। और जो डिस्टेंस दे रखा है वो हमारा कितना है? 100 मीटर्स। 100 मीटर्स को हम क्या बोल सकते हैं? 0.1 किलोमीटर। मीटर को अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो इसको 1000 से डिवाइड कर देना होगा। अगर 1000 से हमने इसे डिवाइड कर दिया, 1000 से 100/1000 हो गया, तो 0.1 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस पता है, रिलेटिव स्पीड पता है, तो टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, विच इज इक्वल्स टू 0.1 डिवाइडेड बाई 2। 0.1 डिवाइडेड बाई 2 किलोमीटर पर आवर। 2 किलोमीटर पर आवर। और ये था क्या? किलोमीटर में। किलोमीटर से किलोमीटर चला जाएगा, आवर उछल के ऊपर चला जाएगा। तो हमारा आंसर जो आया 0.1/2 ये आवर में आ गया। 0.1/2 आवर में आ गया। पॉइंट को हटाया, यहाँ पे 20 लिख दिया, तो हमारा आंसर क्या आया? 1/20 आवर। 1/20 आवर को मिनट में कन्वर्ट कर ले। आवर को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए आवर को 60 से मल्टीप्लाई करना होता है। 23×60, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 3 मिनट्स। अब रिलेटिव स्पीड हमने क्यों यूज करा? डिस्टेंस जो कवर करना है, जो डिस्टेंस हमें, जो पुलिस को कवर करना है थीफ को पकड़ने के लिए, वो 100 मीटर क्यों आया? इसको हमने डिटेल में टाइम एंड डिस्टेंस वाले अपने लेक्चर सीरीज में डिस्कस कर रखा है। तो अगर आपको यहाँ पे थोड़ी सी भी कुछ प्रॉब्लम होती है समझने में, तो रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट हमने वहां पे डिटेल में डिस्कस कर रखा है। तो आप उस वीडियो को देखें और वहां से आप आसानी से रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट समझ जाएंगे। यहां हमने रिलेटिव स्पीड को डायरेक्टली यूज कर लिया है अपना समय बचाने के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर। ठीक है, एक स्पीड से ट्रेन ट्रैवल कर रही है, पर्टिकुलर डिस्टेंस 63 किलोमीटर कवर करती है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? टाइम कितना लगेगा उसको? 63 किलोमीटर डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। डिस्टेंस कितना दे रखा है? 63 किलोमीटर दे रखा है, और स्पीड कितनी दे रखी है हमें नहीं पता, तो x मान लेते हैं। टाइम t1 x हो जाएगा। t2 टाइम क्या हो जाएगा? एंड देन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर मोर देन इट्स ओरिजिनल स्पीड। 72 डिवाइडेड बाय 6 किलोमीटर ज्यादा है किससे? अपने ओरिजिनल स्पीड से। तो आपको डिटरमिन करना है इफ इट टेक्स 3 आवर्स टू कंप्लीट द टोटल जर्नी, मतलब t1 प्लस t2 इज इक्वल्स टू 3 आवर्स। t1 प्लस t2 इज इक्वल्स टू 3 आवर्स। इसको अगर हम इक्वेशन फॉर्म में लिख दें, t1 की वैल्यू कितनी है? 63/x। t2 की वैल्यू कितनी है? 72/x प्लस 6। ये दोनों मिला के कितना हो जाना चाहिए? t1 प्लस t2 इज इक्वल्स टू 3। t1 प्लस t2 इज इक्वल्स टू 3। उसी को हमने यहां पे लिख दिया है।
तो पूछा है व्हाट इज द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। ओरिजिनल स्पीड x क्या है ट्रेन की किलोमीटर पर आवर में। अब इस इक्वेशन को देखिए, इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करने बैठ गए तो आपको बनेगा क्वाड्रेटिक और आपका टाइम ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करें भैया, आंसर तो हमें लेके आना है। तो यहाँ पे देखते हैं कि ऑप्शन को यूज करके कुछ आंसर बन सकता है क्या। आप एक एक करके सारा ऑप्शन भी अगर उसमें डालने लगे ना तो भी आपका जो टाइम होगा वो ज्यादा लग जाए। पहले 24, फिर 33, फिर 42, 66। इन चारों ऑप्शंस को देख के ऐसा होना चाहिए ना कि कुछ मजा आ जाए। क्या मजा आएगा, अगर आप 63 को देखिए, 63 को देखें तो इसमें एक 7 का टर्म है, एक 7 का टर्म है 63 में, एक 7 का टर्म है। 7 का टर्म तो 7 का टर्म और कहां है इस ऑप्शंस में, 7 का टर्म और कहां है 42 में। तो एक बार x का वैल्यू ना, एक x का वैल्यू 42 रख के देखिए, 63 डिवाइडेड बाय 42 प्लस 72 डिवाइडेड बाय 48। तो 24 3 जा 72, 24 2 जा 48। तो 1.5 घंटा ये हो गया। 3/2 को 1.5 भी बोल सकते हैं। और 7 6 जा 7 9 जा 3 2 जा एंड 3 3 जा, तो 3/2 ये हो गया, मतलब 1.5 घंटा। ये 1.5 प्लस 1.5 कितना आ रहा है, 3 के बराबर। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर, मतलब पुट द वैल्यू गेट द आंसर। जो इक्वेशन बना क्वाड्रेटिक बन रहा है, सॉल्व नहीं करना है, वैल्यू उठानी है, यहां पुट करना है और अपना आंसर लेके आना है। ठीक है, किसी किसी क्वेश्चंस में क्वाड्रेटिक प्रॉपर्ली सॉल्व करेंगे तो ही आंसर आएगा। लेकिन जनरली एग्जाम्स में जो वैल्यूज दे रखे होते हैं, अगर आपका इक्वेशन सही बना होता है तो आप वैल्यूज पुट करके अपना आंसर ला सकते हो। और इन चारों वैल्यूज में से भी हमें वो वैल्यूज चूज करने होंगे कि थोड़ा कट पिट जाए। भाई 63 दिख रहा है, 7 है, 7 का टर्म कहीं है नहीं, एक ही ऑप्शन में 42, तो सबसे पहले 42 रख लिया। किसी को ये भी इंट्यूशन होगा कि 24 भी हो सकता है, क्यों, यहाँ 24 से 72 कट जाएगा। लेकिन 24 जब आप यहाँ पे रखोगे ना तो गंदा सा फिगर आएगा, 63/24, नीचे कुछ 8 का टर्म्स आ जाएगा, जो कि आपको एक राउंड फिगर में आपका आंसर नहीं आएगा। तो हम आंसर कैसे चेक करेंगे, हमने ऑप्शंस को देखा, 42 को देखा, 63 को देखा, कुछ कटपिट रहा था तो हमने 42 को डायरेक्टली यूज कर लिया। लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है आज का, लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। ठीक है, पूछ रखा है अ बॉक्स कंटेन्स 4 व्हाइट 6 ग्रीन 2 रेड एंड 5 येलो पेन्स। इफ 2 पेन्स आर picked at random, what is the probability that both of them are green? मतलब प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी है कि इतने सारे पेन्स आपको दे रखे हैं, 2 पेन्स उठाने हैं और बताना है कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि दोनों ही पेन ग्रीन हो। तो दोस्तों, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का चैप्टर हमने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है। हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे देखिए और समझिए कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के जो फॉर्मूलेज हैं, जो भी आपको क्वेश्चंस करा रखे हैं, वो कैसे सॉल्व होते हैं। ठीक है, उसको देखने के बाद हम जो अभी यहाँ पे यूज करेंगे वही फॉर्मूला यूज करके अपना आंसर लेके आएंगे। तो अगर वो लेक्चर को आप देख चुके होंगे तो ये क्वेश्चन आपको समझने में ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। तो पूछ रखा है 2 पेन्स आर पिक्ड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम आर ग्रीन। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी अगर किसी भी चीज का आपको निकालना होता है तो क्या होती है, टोटल सैंपल स्पेस, टोटल सैंपल, और ऊपर पे क्या आता है, फेवरेबल सैंपल। फेवरेबल सैंपल क्या है कि दोनों ही बॉल ग्रीन होनी, दोनों ही पेन ग्रीन होने चाहिए। फेवरेबल सैंपल क्या है कि आपने दोनों पेन उठाए, वो दोनों ही ग्रीन होने चाहिए। और टोटल सैंपल क्या है कि आप 2 पेन उठा रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितना है आपके पास, 4 + 6 10, 10 + 2 12 और 12 5 17। तो टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने हो गए, 17। 17 में से 2 पेन मुझे सेलेक्ट करने हैं। 17 में से अभी हम टोटल सैंपल स्पेस निकाल रहे हैं कि 17 पेन में से अगर 2 पेन मुझे सेलेक्ट करने पड़े तो हम कैसे उसको सेलेक्ट करेंगे। तो उसको हम सेलेक्ट करेंगे कैसे, 17C2 से। अब हम देखते हैं फेवरेबल सैंपल क्या है हमारा। तो फेवरेबल सैंपल है इफ 2 पेन्स आर पिक्ड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम आर ग्रीन। तो बोथ ऑफ देम ग्रीन कब होगा, बोथ ऑफ देम ग्रीन कब होगा, जब हम इस सैंपल में से 6 ग्रीन सैंपल में से दोनों ही पेन इस ग्रीन सैंपल में से आ जाए। हमारा जो फेवरेबल सैंपल कब बनेगा, हमारा फेवरेबल सैंपल कब बनेगा, इस चीज को ध्यान से समझिए। फेवरेबल सैंपल कब बनेगा, जब दोनों ही पेन ग्रीन हो।
और दोनों ही पेन ग्रीन कब होंगे? जब वो इस वाले सैंपल से उठेंगे, सिर्फ ग्रीन वाले सैंपल से उठेंगे। तो सिर्फ अगर ग्रीन वाले सैंपल से 2 पेन उठे तो वो हमारा फेवरेबल सैंपल बन जाएगा। तो ग्रीन पेन से अगर हम 2 पेन उठाएं तो उसको कैसे हम उठा सकते हैं? 6C2 से 2 पेन उठाने हैं जो कि दोनों ही ग्रीन हो, उसका क्या कॉम्बिनेशन बनेगा? टोटल 6 पेन में से 2 पेन आप उठा लीजिए, टोटल 6 ग्रीन पेन में से 2 पेन उठा लीजिए। तो उसको हम कैसे उठाएंगे? इस नंबर से 6C2 से। तो फेवरेबल स्पेस क्या आ गया हमारा? फेवरेबल सैंपल स्पेस क्या आ गया? 6C2 और टोटल सैंपल स्पेस हमारा क्या आ गया? 17C2। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो वैल्यू आएगा 15/136। 15/136। चलिए एक बार इसको देख भी लेते हैं 6C2 की वैल्यू क्या होती है। 6C2 की वैल्यू क्या होती है? 6C2 की वैल्यू क्या होती है? 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 - 2 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ये हो जाती है वैल्यू। 6 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं हम? 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल, ठीक है। और 2 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं? एज इट इज 2। 6 - 2 को क्या लिख सकते हैं? 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल चला गया, 2 से 3 चला गया, तो क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू 15 हो जाएगा। 6C2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। उसी तरह अगर 17C2 देखें, 17C2 क्या हो जाएगा? 17 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 15 फैक्टोरियल, ठीक है। 17 फैक्टोरियल यहां आ जाएगा, 2 यहां हो जाएगा और यहां पे इन दोनों का डिफरेंस हम लिख देंगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 17 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते? 17 × 16 × 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 × 15 फैक्टोरियल। 15 से 15 चला गया, 2 8 से चला गया, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 136। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 15/136। 17C2 की वैल्यू क्या आ गई? 136 और 6C2 की वैल्यू क्या आ गई? 15। 8 7 = 56 प्लस 5 8 1 = 8 प्लस 5 = 13, ठीक है। दोस्तों फैक्टोरियल क्या होता है, 17C2 को हम वैसे रिप्रेजेंट क्यों करते हैं, और भी अगर आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बारे में जानना है तो आप हमारा वीडियो लेक्चर सीरीज देखिए परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के ऊपर। उससे आपको ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी कि हमने ऐसा क्यों लिखा, 17C2 16C2 ये सब का मतलब क्या होता है और हम ऐसा करते क्यों है, मतलब हम सेलेक्ट कैसे करते हैं। तो वहां पे डिटेल में आपको समझा रखा है, तो वो आपको वहां से मिल जाएगा। तो दोस्तों हमने इस लेक्चर में क्या सीखा? मैंने यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस दे रखे थे, 40 क्वेश्चंस जो भी थे आपके पास, उनको हमने एक एक करके डिस्कस करा है और ये अज्यूम रखा है कि आपको ऑलरेडी उनका बेसिक्स आता होगा और हमने यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और आपको तरीका बताया है कि इस क्वेश्चन का जो सॉल्व करने का तरीका है वो ऐसा ऐसा होगा। कभी हमने ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व किया, ऑप्शन देखते ही क्वेश्चन को सॉल्व किया, कहीं पे हमने ऑप्शंस को यूज किया है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो हमने यहाँ पे सीखा है। यहाँ हमने थ्योरी का पार्ट नहीं सीखा है, थ्योरी का पार्ट के लिए हमने ऑलरेडी काफी सारे लेक्चर्स डाल चुके हैं, आप उसको वहां से देखिए। तो दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और आपको कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चंस में तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपना डाउट पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।